जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ दोबारा काशिफ मौजूद हैं। ज़ायनिज़म और क्रिश्चियन ज़ायनिज़म, इन चीज़ों पे बात करने के लिए। लास्ट वी लेफ्ट वाज वी वर अबाउट 1960 आई गेस। बिल्कुल। 1960 में हम पहुंचे थे और 1960 तक किस तरह से जो ज़ायनिज़म की जो बुनियादें हैं, रूट्स हैं, वो मजबूत हो चुकी थी अमेरिका के अंदर। यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, तो अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाउ ज़ायनिज़म कंटिन्यूड फ्रॉम देयर एंड हाउ इट्स डूइंग दीज डेज़, और आज ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से आगे हम कंटिन्यू करें। देखें, इसमें पहले हमने ज़ायनिज़म की जो अर्ली हिस्ट्री से लेके वो तो 1960 तक, जैसे आपने कहा, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं ये एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर चाहता हूँ कि देखें, जो अर्ली ज़ायनिज़म जिस तरह से डेवलप हुआ थ्रू आउट यूरोप, वो उसको हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। इस सारे टाइम फ्रेम में थ्रू आउट पीरियड जो 18, 19 और 20th सेंचुरी तक आते हुए यूएसए में जो ज़ायनिज़म है, वो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि एक आइडियोलॉजी को किस तरह हाईजैक करके उसके ऊपर अपनी सारी आइडियोलॉजी पीछे अपना पूरा एजेंडा वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इस एजेंडे में मैंने एक चीज़ जिसमें मैं बार बार फोकस करता रहा हूँ और मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आप देखें कि ये ज़ायनिज़म इस वक्त सिर्फ ज़ायनिस्ट नहीं है। इनके अंदर एरिस्टोक्रेट्स, ब्रिटिश एम्पीरियलिस्ट, यूरोपियन रॉयल्टी, हम आप इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, एनी टाइप ऑफ एकेडमिक्स, एनी टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ये सब का सब एक पूरा ग्रुप ज़ायनिज़म के अंदर मर्ज हो चुका है। अब आप ये देखें कि 19 जो वर्ल्ड वॉर 2 है बेसिकली, वो एक, आप समझ लें कि एक ब्रेक है, एक बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर है। अब वो जो न्यू चैप्टर है वो लिख रही है ये ज़ायनिज़म, एम्पीरियलिस्ट, ब्रिटिश एम्पीरियलिस्ट और ये यूरोपियन रॉयल्टी जो है, ये लिख रही है किसके थ्रू? यूएसए के थ्रू। अभी आई वाज वेरी, जब मैं खुद इसके बारे में जब जैसे आपने बोल्शविक में से पहले फ्रेंच बोल्शविक और उसके बाद हिटलर का रिजीम, ये हमने इन तीनों रिजीम्स को देखा। देखें वो टाइम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को। बिल्कुल। और अब ये देखें कि एक टाइम की थोड़ा लिमिटेड भी होने की वजह से चीज़ों को उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं ऑब्वियसली किया जा सकता था, क्योंकि पर्पज़ ये है कि चीज़ों को नैरो डाउन करके एक पाइपलाइन में लाना है, ताकि हम एक अभी जो एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ज़ायनिज़म, उसके रिलेटेड। वरना अगर इनमें से हम इंडिविजुअली एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो इट रिक्वायर्स आवर्स ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन। सही है, क्योंकि वो तो फिर कोई 30 एपिसोड बन जाएगी ना, कोई 2-2, 4-4 घंटे की। क्योंकि आप खाली बोल्शेविक ज़ायनिज़म को लें या क्रिश्चियन ज़ायनिज़म को लें तो कम से कम 3-4 घंटे आप उसके ऊपर पॉडकास्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर इतना सारा मटेरियल है कि वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हम बेसिकली इसे कंसाइज करके और बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ और ज़ायनिज़म कहाँ से चला और आज कहाँ पे है। इसमें बिल्कुल। से मोस्टली चीज़ों को हम नैरो डाउन कर रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से इसके जो मेन दो तीन कंपोनेंट्स हैं ना, जो जिन्होंने इसकी शेप फॉर्म की, वो सबसे पहले ब्रिटिश एम्पीरियलिस्ट, ज़ायनिस्ट, यूरोपियन रॉयल्टी, ये फोर फ्रंट पे हैं इस सारी वर्ल्ड वॉर 2 के। जो पूरा पैराडाइम शिफ्टिंग, इसकी पॉलिसी मेकिंग, इवन जो इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 हैं, वो इसमें हैविली इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक। अब आप बोल्शविक रीजन में, मैंने आपको बताया, जो बोल्शविक पूरी गवर्नमेंट पूरी वो एक ज्यूज़ पे थी। आप अगर उस पर अगर आप मज़ीद भी जाना चाहें तो आप देखें जो व्लादिमीर लेनिन था ना, जो पहला कम्युनिस्ट बोल्शविक गवर्नमेंट बनने के बाद लेनिन जब आता है, तो लेनिन की जो मदर साइड है उसकी माँ एक जू थी और उसके जो फादर थे वो एक डिवोटेड क्रिश्चियन था। अब आप देखें कि अब उसमें खाली अगर आप चले जाएं कि लेनिन की कैसे अपब्रिंगिंग हुई, कहाँ कहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुआ, किधर वो जाता रहा, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में आया। कम्युनिस्ट पार्टी में लेनिन, जोसेफ स्टालिन भी उसी कम्युनिस्ट पार्टी में से है। ये एक ही आइडियोलॉजी के अंडर उसी टाइम पे नर्चर हो रहे हैं, ग्रूम हो रहे हैं। किन लोगों से? जो ज़ायनिस्ट एकेडमिया है उस टाइम पे, उनका सारा लिटरेचर है उस वक्त। अगर आप देखें ये कोई, अगर आपने इन चीज़ों की, अगर आप थोड़ा सा भी इनकी हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो देखिए सारा लिटरेचर, एकेडमिया, जो मेन स्ट्रीम कंट्रोल हुआ हुआ नैरेटिव है, ज़रा थोड़ी देर के लिए अगर आप उससे बाहर निकल के अगर आप दूसरी साइड को पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपके सामने 2+2=4 की तरह वाज़े हो जाएंगी। जो कम्युनिस्ट रजीम था, अगर आप देखें जोसेफ स्टालिन, उसका जो सबसे एक मेन जनरल था ना, वो उसका नाम था जेनरिक यगोडा।
जनरल जेनरिक यगोडा, फनी नेम। वेरी, उस बेसिकली ही वाज अ ज़ायनिस्ट ज्यू, और उसका जो मेन जनरल था वो क्या कर रहा था, NKVD, जो बेसिकली KGB आज रशिया की आप देखते हैं, इसका पुराना नाम NKVD है। मतलब इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम दैट NKVD। NKVD ही ट्रांसफॉर्म हुई, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ऑल फ्रेमवर्क, पॉलिसी, लीडर्स, ऑल द अर्ली वर्कर्स, वो सारे वही हैं। जेनरिक यगोडा जो है वो NKVD में आता है, और बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी जो है वो तकरीबन 1 मिलियन क्रिश्चियंस को मारता है। हिस्ट्री से ये USSR में ये हिस्ट्री में ये चैप्टर ही गायब है। जेनरिक यगोडा उसके बाद जेनरिक यगोडा को रिमूव करता है। निकोलाई याजहोफ, यहूदी, याजहोफ रशियन में यहूदी है। दैट वाज अ जनरल। So he was the new general of NKVD. Like general, like an army chief, or you can say the army chief. अच्छा, NKVD का जो ISI chief आप कह लें, NKVD का जो intelligence chief. As you said in the last podcast कि स्टालिन के regime के अंदर और लेनिन के regime के अंदर मोस्टली जो कैबिनेट मेंबर्स और people at the positions of power थे वो सारे के सारे Jews थे। तो ये तो प्यूटिन said as well। ये प्यूटिन said, इसके बारे में बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा जा चुका है। आप अगर आप थोड़ा सा भी जाके पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में, जैसे मैंने एक लास्ट टाइम एक जिक्र किया था एक पोलिश मैसेकर का जिसका नाम था डेंजिग मैसेकर। डेंजिग मैसेकर में जिसमें NKVD और पोलिश ज्यूज ने 50,000 जर्मन नेशनल्स को मार दिया था। You said something like that. So, जो वो डेंजिग मैसेकर है, आप जाके उसकी ज़रा डिटेल पढ़ना शुरू करें। अब उसकी मतलब आपको ये एक एक डिटेल उसकी मिल जाएगी, किस तरह उसको हिस्ट्री में कवर किया। जो इवन जो वो डेंजिग मैसेकर जो हुआ उससे पहले पोलिश की गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूसली NKVD और ये जर्मन्स को मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? हिटलर की जर्मनी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, फ्रॉम बोल्शविक। जब हिटलर की जर्मनी के ऊपर इस साइड से चढ़ाई करनी है, बोल्शविक वाली साइड से, तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि यू क्रिएट द इवेंट्स कि हिटलर आपको आगे कुछ करे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बट इट वाज नॉट फॉल्स फ्लैग, इट वाज एन एक्चुअल फ्लैग, दे वर एक्चुअली किलिंग इट, बट द पर्पस, द मोटिव वाज टू। इसका सबूत आपको मिलता है लीग ऑफ नेशंस को हिटलर ने 6 से 7 लेटर्स लिखे जस्ट टू उनको सिर्फ जो पोलिश ये जो सारा मैसेकर रेजिम्स इनके ऊपर, फिर उसके बाद रीजंस भी बता रहा है वो इनको कि ये इस साइड से हो रहा है। सो दिस वाज द, ये सारा टाइम पीरियड टोटली इनके कंट्रोल में। उसके बाद आप अगर आप नाजी जर्मनी में जाते हैं, मैंने आपको बार बार पिछले में एग्जांपल दी कि पूरा नाजी जर्मनी इनके कंट्रोल में था। इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी माइंड बॉगलिंग एंड पीपल वर आस्किंग कि यार ये क्या बात ये कर रहे हैं बैठ के कि जो हिटलर था ही वाज ऑन द एजेंडा ऑफ ज़ायनिस्ट। ये इट वाज द, आई थिंक इट वाज द मोस्ट माइंड बॉगलिंग फैक्ट फ्रॉम ऑल द 3 पॉडकास्ट दैट वी अपलोडेड फ्रॉम यू कि हिटलर वाज आल्सो अ ज़ायनिस्ट, ही वाज आल्सो एन एलीट ज़ायनिस्ट। तो ये चीज़ लोगों के लिए जो है ना, इवन मेरे लिए कॉम्प्रीहेंड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सको, क्योंकि बैक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 he had started killing Jews and he had started massacres and everything like that. तो जब एक बंदा वो कर रहा है तो फिर इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि ज़ायनिस्ट किस तरह से वो हो सकता था। आप एक, मैंने आपको लास्ट जो पहले हम इससे पहले बात कर रहे थे तो मैंने काफ़ी आपको चीज़ों का मटेरियल का जिक्र किया। जो आपको डेंजिग मैसेकर है उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश हुआ था 2003 में। उसका नाम था कि जर्मन हॉलोकॉस्ट बाय पोलिश। तो वो पेपर स्पेसिफिकली टारगेट ही इस सारे टाइम पीरियड को कर रहा था, किस तरह जर्मन्स के साथ। जो सेकेंडली जो ज़ायनिस्ट का अगर आप देखना चाहते हैं ना कि ज़ायनिस्ट, तो अभी हम आगे आप जो ज़ायनिस्ट जर्मनी में से जिस तरह की सारा रजीम फंडिंग उसकी इवेंट कॉरपोरेशन, मैंने आपको पहले भी बता रहा था, ये जो आपके उस टाइम पे अश्केनाज़ी ज्यूस और जो आपके मेन पावर्स में पता कौन लोग मौजूद थे जो उस टाइम जॉर्ज सोरोस, आज आप नाम सुनते हैं ना जी, जॉर्ज सोरोस उस वक़्त 16 साल का, 14 या 15 साल का बच्चा था। 1945 like World War II or something? World War II में, मतलब ये उस टाइम पे ये क्या कर रहे थे कि हंगेरियन ज्यूस को, जो हंगेरियन नीचे ज्यूस थे, क्योंकि ये अश्केनाज़ी ज्यू है जॉर्ज सोरोस, हंगेरियन ज्यूस को जो वर्किंग क्लास है वो गेटोस में रहते थे और उन गेटोस के ऊपर इंस्पेक्टर्स कौन थे? ये अश्केनाज़ी ज्यूस।
जो मैंने आपको ज्यूइश गेटोस के ऊपर एश्केनाज़ी जिस Jews were the उसके जो मैंने आपको पिछली दफ़ा वॉर्सो गेटो बताया, बिल्कुल उनको किसने जाके डिसार्म किया था? मैंने आपको बताया था उनको एश्केनाज़ी जूस ने जाके डिसार्म किया। वो उन्होंने हथियार उठा लिए थे कि हम तो लड़ेंगे, उनको एश्केनाज़ी जूस ने जाके डिसार्म किया और फिर हिटलर से उनको मरवाया। एक एग्रीमेंट है। फिर मैंने आपको पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स बताई कि कैसे यहाँ से सारी हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको सारी यहाँ से फंडिंग बताई कि जो पैलेस्टाइन में अर्ली जूस सेटलमेंट्स कराने के लिए जो नाजी जर्मनी के रजीम में एक आपको एग्रीमेंट मिलता है, उसको कहते हैं हारबा एग्रीमेंट। ओके उसको वो सामने नहीं आना देते। आप ज़रा उस एग्रीमेंट को जाके पढ़ें। वो एग्रीमेंट सारा नाजी जर्मनी को फंडिंग कर रहा था। इनका सारा इकोनॉमिक फंडिंग जो है वो शुरू में वो कर रहे थे अपना पूरा प्लान करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो एक उस वक़्त पे जो मेन एक आप समझ लें कि एक मैकेनिकल फैक्ट्रीज़ या जो जर्मन वॉर मशीन्स बनाने के लिए बड़ी मशहूर एक फैक्ट्री थी, उसका नाम था आयशर सेज। वो एक जर्मन फैक्ट्री थी और उसका ओनर कौन था? यूजीन श्वाब। ओके यूजीन श्वाब कौन है? क्लॉस श्वाब का वालिद। क्लॉस श्वाब कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। अच्छा अब यूजीन श्वाब और इसकी मदर बेसिकली दे बिलोंग टू फ्रॉम फ्रैंकफर्ट के ये एरिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री, आप अभी जाके गूगल पे सर्च करना शुरू करें पेरेंट्स ऑफ क्लॉस श्वाब, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने पूरे मिलियंस खर्च करके अपनी पूरी जो हिस्ट्री ये सारी चीज़ें ख़त्म किया। यही नाजी जर्मनी, आप आगे थोड़ा सा जाएंगे ना तो उस वहाँ पे जो रोजवेल्ट बैठा है, जिसके नीचे रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, पूरा क्रेमर से लेके पूरी ज़ायनिज़्म जो इनका कंट्रोल बैठा है, जो मैंने आपको बताया लास्ट पॉडकास्ट के अंदर उनको डिटेल में डिस्कस किया, उस सारे टाइम पीरियड में। तो एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम है ऑपरेशन पेपर क्लिप। ऑपरेशन पेपर क्लिप वो है जिसमें नाजी जर्मनी से सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और उन सब को वो लेके गए यूएसए में। दे फाउंडेड नासा, जो नासा की बेसिस है अर्ली वो यहाँ से आई। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है यूएसए का वो यहाँ से आया। जो इस तरह की बेशुमार, मतलब आप ये सारा का सारा वो एकेडेमिया यहाँ नाजी जर्मनी से वहाँ ट्रांसफर हुआ। पीपल लाइक ओपेनहाइमर एंड पीपल लाइक दैट। जो यूजीन श्वाब है, ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल। वो मैकेनिकल इंजीनियर, मशीनरी और इनमें, और उसके ग्रैंडफादर ही वाज द सेम। उसका ग्रैंडफादर जो थे वो फॉर टाइम बीइंग फ्रैंकफर्ट से स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो गए थे। स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हुए तो वहाँ जाके उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। 1944 में एक जो अमेरिकन फ्रेंड्स, जो एक एसोसिएशन बनती है जो कि वॉर रेफ्यूजीज़ को रिपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका। वॉर रेफ्यूजीज़ को वो थे रोम, मार्साई और जिनीवा में। बेसिकली वो क्या करते हैं, जो वॉर रेफ्यूजीज़ होते हैं उनके सारे अकाउंट्स पब्लिश करते हैं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर, व्हाट वाज हैपनिंग इन द वॉर एंड एवरीथिंग। सो जो सबसे पहले ऑशविट्ज़ कैंप से जो एक जू था, उसका नाम यगरा आई थिंक था, उसका सबसे पहले अकाउंट पब्लिश होता है कि ही escaped from Auschwitz concentration camp, जहाँ सबसे ज़्यादा आता है कि ऑशविट्स में जो कॉन्सेंट्रेशन गैस चैम्बर। सो उस वक़्त में दो अमेरिकन है, एक मार्जरी और उसका हस्बैंड है मैकलेलन। मार्जरी और मैकलेलन वो दोनों बेसिकली फोटोग्राफर थे। उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी इस तरह की। वो उस वक़्त यहाँ पे नाजी जर्मनी में ऑशविट्स और इन सारी जगहों को ना सिर्फ उन्होंने विज़िट किया, पिक्चर्स ली। उसके बाद मैकलेलन एक लेटर लिखता है जिनीवा को, वहाँ पे फ्रेंड्स एसोसिएशन को, कि ये जो ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी टू द स्टेटमेंट्स, इट इज़ एक्चुअली अ लेबर कैंप। तो वो लिखता है कि इट वाज नॉट अ कंसंट्रेशन कैंप, इट वाज अ लेबर कैंप। सो लेबर कैंप किसका था कि इसमें ना सिर्फ जर्मन से ज्यूज थे बल्कि जर्मन्स भी थे। और इस तरह के जो फोर्स्ड लेबर कैंप्स थे ये जर्मनी में उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। और उनमें से एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप रेवनबर्ग जर्मनी में कौन चला रहा था? यूजीन श्वाब, अपनी फैक्ट्री में, जहां पे लेबर कैंप फोर्स्ड लेबर कैंप, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लेबर को पे नहीं कर रहे थे, फोर्स्ड लेबर कैंप चला रहा था। और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? वॉर मशीनरी फॉर नाजी जर्मनी।
Okay. और उसकी फैक्ट्री कहाँ पे थी? रेवंसबर्ग में। रेवंसबर्ग जर्मनी में उसकी फैक्ट्री थी। हिटलर उसकी फैक्ट्री को प्रॉपर विजिट करता था। मतलब नाजी जर्मनी के आपको बड़े बड़े जनरल्स के ऑफिसर की एक ग्रुप फोटो मिलेगी इंटरनेट पे। वो रेवंसबर्ग में जब एलाइड फोर्सेज अटैक करती है तो उन्होंने रेवंसबर्ग के ऊपर कोई बॉम्बिंग नहीं की, ऑशविट्ज के ऊपर कोई बॉम्बिंग नहीं की। वो आज तक कंट्रोवर्सी है कि क्यों नहीं किया आपने। दोनों जगह पे नहीं की। अच्छा, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर कि बेसिकली जो ऑशविट्स है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स, इट वाज जस्ट वन प्लेस और सेपरेट प्लेसेस इन सेपरेट सिटीज? नो, इट वाज जस्ट वन कंसंट्रेशन कैंप, वन कंसंट्रेशन, दैट वाज कॉल्ड ऑशविट्स। ऑशविट्ज। तो आर यू डिनाइंग दैट कि वहाँ पे गैस चेम्बर्स थे और वहाँ पे लोगों को लेके जाते थे? तो पहले सबसे द स्टोरी टेल्स के वहाँ पे लोगों को लेकर जाते थे। सबसे पहले एक रूम होता था, उसके अंदर फिर गैस होती थी, उसके बाद उनको जो है वो गैस की वजह से वो बेहोश हो जाते थे, और उसके बाद फिर बल्कि इससे भी पहले उनका जितने भी हाथ के अंदर कोई अंगूठियाँ और इस तरह की चीज़ें वो उतारी जाती थी, कपड़े उतारे जाते थे, फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाते थे, फिर उन सबको गैस कर दिया जाता था, फिर उसके बाद फिर फ्लेमेबल उनको जो है वो कह लो कि जला दिया जाता था, और उसके बाद फिर उनकी जो राख है उसको फेंक दिया जाता। आर यू डिनाइंग ऑल ऑफ दैट? आई एम एब्सोल्युटली डिनाइंग दैट। और उसकी एक आपको बड़ी सिंपल सादा मिसाल है, मैं आपको पहले भी ये समझाने के लिए कह चुका हूँ कि आप आज देख लें इजराइल और फ़लस्तीन को, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को बता रहा है कि ये टेररिस्ट के नाम है, उनका कैलेंडर है, उनका स्केड्यूल है, ऑन टीवी बता रहा है 2000। दैट इज नॉट जस्ट फनी, इट इज मतलब ही इज टेलिंग दैट ऑन मेन टीवी इन 2023। उस 2023 जब एज ऑफ सोशल मीडिया, एज ऑफ इंटरनेट, एज ऑफ सर्वेलेंस, एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर point of the world in just a matter of milliseconds now. So in that time, what are they doing? They are openly feeding you misinformation, propaganda, everything. Yes. Okay, जब हमास ने अटैक किया, what was the first statement which came out? 40 babies beheaded. Yes. 40 babies. Where are those 40 babies? That was fake news. So in out of 1250 people who died in this attack, in this recent attack, there was only one baby. One baby. एंड यू नो हाउ ही डाइड? इजराइली फोर्सेस ने जो टैंक से बमबारी, टैंक से जो उन्होंने अटैक किया हाउसेस के अंदर। सो व्हाट आर दे डूइंग? अपने शहरियों के ऊपर इजराइल, अब तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी है, जेरूसलम टाइम्स ने लिख दिया, सबने लिख दिया कि जो आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स थे, दे बम्बार्डेड, दे थ्रू इवन अपाची हेलीकॉप्टर से उन्होंने अपने शहरियों को जिंदा बंद कर दिया। उनको वो हमास वाले कुछ टारगेट्स को गाड़ियों में बंद करके लेके जा रहे थे फॉर होस्टेजेस। दैट वाज देयर एंटायर पर्पस। दे वांटेड होस्टेजेस, उनको होस्टेजेस चाहिए थे अपने लोग छुड़ाने के, नेगोशिएशन के। इनके बहुत ज्यादा लोग इधर के। सो बट व्हाट दे डिड, they created a false flag, Israel. So what about the sorry? So right now बिल्कुल आपकी आंखों के सामने वही प्लेबुक वो आज प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने तब प्ले किया। मिसइंफॉर्मेशन एंड फेक। मैंने आपको 12th सेंचुरी में जो इनके वेपन्स थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वेपन बताया था। डू यू रिमेंबर दैट? Sympathy, and then it was yes, sympathy, and then this is deception and everything. But there's another question. There's another question here. Okay, let's suppose that those concentration camps didn't exist. They were labor camps. They were forced labor camps for Jews and for everyone, for even Germans. तो फिर जो like there are thousands of accounts, thousands of survivors of Auschwitz who were saved by the Allied forces, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके इंटरव्यूज़ दिए, और उसके बाद I think like some of them might even be alive to this day. Not a lot of them, but maybe इक्का दुक्का भी हों कहीं ना कहीं। तो उनके जो अकाउंट्स हैं वो जो कहते हैं कि हमारे साथ ये होता रहा, लाइक 1% कैन लाई, 2% कैन लाई, हाउ कैन थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाई अबाउट दैट? पहली बात है, इट्स नॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नो, इट इज। नो, आई विल मेंशन द रिपोर्ट। नो, दे आर द अकाउंट्स व्हिच they have published that. It's not the first hand accounts. No, first hand accounts. No, there are not thousands of survivors of Auschwitz. There are. No, I will mention. Okay, we will. First of all, Auschwitz camp existed only from 1942 to 44. Okay. 2 साल के लिए. Okay. And it was not the only camp. मैं आपको बार बार बताया कि बेशुमार कैंप्स थे उस वक्त पे. Okay. All these अच्छा, अगर आप इन कैंप्स में जाएं, okay. So ये नहीं है कि जुल्म नहीं होता रहा उन पे या ये नहीं होता रहा. I'm not saying कि no, there are two questions ना. So basically let me just clear the fact. Either you say that they exaggerated the facts, or you say that it didn't happen at all. What is the main you can say what is the main narrative of the Zionist of Auschwitz concentration camp? I think it would be sympathy. Their main narrative is it was a genocidal campaign. Yes, it exactly.
It was a genocide. It was a main genocidal campaign. Yes. So that's what I'm saying कि it was See, not the a concentration camp. It was established in 1940. yes मतलब Not 1942 to 44. It was established in 40 and then until 45. it only worked मतलब बना 1940s में it only had for 2 years only 42 to 44 it was operational मैं I will provide you that ये तो Wikipedia पे मतलब वो whatever they can there's a extensive amount of research people have done उस वक्त पे ना सिर्फ बल्कि इसके ऊपर मैं 1-2 आपको वो भी पेपर्स भी शेयर करूँगा सो इट्स नॉट द मैटर ऑफ मैं व्हाट आई एम डिनाइंग इज द नैरेटिव ऑफ द ज़ायनिस्ट कि There was any genocide. द वे दे प्रेजेंटेड इट कि किस तरह हिटलर ने पूरे ज्यूज़ को जेनोसाइड करने के लिए मतलब जेनोसाइडल कैंपेन्स फ्रॉम 1930 टिल 1945 इट डिडंट हैपन दैट वे it was a war which escalated so when the war escalates people get killed Yes. so that is what happened obviously उसके बाद इन्होंने मैंने आपको बताया अर्ली सारी कैंपेन्स तो हिटलर के साथ ज़ायनिस्ट मिलके कर रहे थे फंड भी कर रहे थे नाजी आप नोट करें जो एश्केनाजी फैमिली है श्वाब फैमिली वो तो वहाँ पे वॉर मशीन्स के प्लांट लगाए हुए हैं सबसे वो उनको वहाँ मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं रेवंसबर्ग में नॉट द वेपनरी मतलब दे वर ऑफ द अदर मशीन्स विच आर नीडेड फॉर वॉर मतलब जैसे आप कह लें प्रोपेलर्स और इस तरह की चीज़ें थी रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑल दैट स्टफ सो दिस इज द नैरेटिव विच आई एम डिनाइंग कि इट वॉज नॉट लाइक दिस ये कोई वो ये नहीं कर रहे थे कि ज्यूज को ले जा के बाद तंदूरों में फेंक रहे थे ऐसा नहीं था दे वर फोर्सिंग देम फॉर लेबर इट वॉज लेबर फोर्स्ड लेबर कैंप नॉट अ कंसंट्रेशन कैंप where they took the Jews and as the Jews say कि हमें लेकर जाते थे और वहाँ पे जाके इस तरह से हमारा कत्ल होता था। आप देखें आप लफ्ज़ों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पाकिस्तान में भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जो आपकी पीएम में है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इट यूज्ड टू बी अ कंसंट्रेशन कैंप जेल इज डिफरेंट कंसंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पे आप लोगों को रखते हैं उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस सो दिस अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ये दिस इज द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड जेल कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में वो उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं जैसे अब व्हाट वाज दिस जैसे आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब जैसे मैं आपको उसमें अब लेके आता हूँ कि वापस इधर इसी नाजी जर्मनी के अंदर ही कि ये आई एम नॉट सेइंग कि हिटलर कोई बड़ा सेन आदमी था या ये था अब आप पीछे जाएं ज़रा 1930 से लेके बल्कि 1945 तक हिटलर की लास्ट पिक्चर जो नॉन पिक्चर जो उसके बंकर के बाहर मतलब आई थी कि उसके बाद उसने सुसाइड कर ली उसके साथ एक बंदा खड़ा हुआ है डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन उसका नाम है जूलियस श्वाब हु वाज जूलियस श्वाब पैटर्नल कजन ऑफ क्लॉस श्वाब यूजीन श्वाब का रिलेटिव सम पीपल से कजन सम पीपल से ब्रदर बिकॉज इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके वो हिस्ट्री रिमूव की है WEF ने और इन्होंने आज भी आप WEF की अगर आप क्लॉस श्वाब की पेरेंट्स और उनके ऊपर सर्च करना शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले वो आपको उनके पेरेंट्स का नहीं बताएंगे वो आपको उनको बताएंगे कि ये जो ट्री लाइन शेयर की जा रही है इंटरनेट पे ये प्रोपेगेंडा है दिस इज रॉन्ग सो वो पॉइंट आपने मिस करा दिया कि जो मैक्लेलैंड ने जो लेटर लिखा जिनीवा में वो लेटर जो लिखा अपनी अथॉरिटीज़ को वापस डू यू नो मतलब उस लेटर को आगे से हैंडल कौन करता है मतलब उस सारी जो बोर्ड है जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में बैठा वहाँ पे बैठा हुआ नेथन श्वाब ओके अगेन श्वाब फैमिली का जब इसके ग्रैंडफादर मूव हुए स्विट्जरलैंड में तो वहाँ फैमिली की एक साइड फिर ये वापस जर्मन नेशनलिटी अप्लाई करके वापस फ्रैंकफर्ट में आए ज़ायनिस्ट के साथ मिलके पूरा नाजी जर्मनी की मशीन को फंड किया थ्रू आउट द वॉर थ्रू आउट ऑल ऑफ द इवेंट्स अब आ जाए 1945 में लाइट जीत जाते हैं ओके उनकी अब विक्ट्री के बाद क्या करते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल होते हैं उससे पहले डीनाजिफिकेशन का पूरा एजेंडा बनता है बिल्कुल अब इसमें यूएसए वाली साइड पे आ जाएं यहाँ पे आपको पता है 1930s में डिप्रेशन आता है 1929 में स्टार्ट हो जाता है इतना हैवी अब ये देखिए ये जो डिप्रेशन था ना ये कॉन्टिन्यूएशन थी इससे पिछले डिप्रेशन की इससे पिछला डिप्रेशन पीरियड जो अमेरिका पे था वो था 1907 में दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्रेशन अब क्या करते हैं कि सो 1907 में जो मेन जो डिप्रेशन का इरा है इस वक्त पे सो वो डिप्रेशन मैं अगर आपको शॉर्टली बताऊं कि वो कॉज कैसे हुआ व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट इट वाज बैंकर्स
ओके सो हु वाज द बैंकर? मेन बैंकर जेपी मॉर्गन। सो जेपी मॉर्गन ने क्या किया आफ्टर 1890s, मतलब उससे पहले जो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया उससे पहले सिविल वॉर्स में बैंक बनना शुरू हुए, सिविल वॉर्स के बाद वो कंटिन्यूएशन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। ये जो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, उससे पहले जो अमेरिकन मॉडल था वो ज़्यादा था अमेरिकन ट्रस्ट फंड्स। तो जो अमेरिकन ट्रस्ट फंड्स थे वो उनके पास सारा पैसा था गवर्नमेंट का, वो सारे पैसे को हैंडल करते थे और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी के लिए भी। लोगों का ट्रस्ट फंड से एतमाद ख़त्म करने के लिए बैंकर्स ने आर्टिफिशली इन्होंने क्रिएट किया वो डिप्रेशन। और ये क्रिएट कैसे करते हैं? देयर इज ओनली वन थिंग बिहाइंड इट, मतलब इनका ये दे आर गैम्बलर, ओके दे गैम्बल, मतलब टू द अभी भी यही हो रहा है। आज भी अमेरिका की इकॉनमी फ्यूम्स पे चल रही है सिर्फ गैम्बलिंग की वजह से, मतलब गैम्बलिंग इन अ सेंस, नॉट इन मतलब पोकर और वो, मतलब इन स्पेकुलेशन, बिल्कुल इन ओवर स्पेकुलेशन एंड देन इन इक्विटी एंड देन आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में और बेशुमार और देयर आर बिल्कुल मैनी वेज अदर वेज। सो जब 1907 में डिप्रेशन क्रिएट होता है, सो अमेरिकन ट्रस्ट के अगेंस्ट ये बैंकर्स क्रिएट करते हैं। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था अमेरिका का? थियोडोर रोजवेल्ट, ओके टेडी रोजवेल्ट भी उसको कहते। अब टेडी क्या करते हैं, टेडी साहब क्या करते हैं कि जिन बैंकर्स ने क्रिएट किया है अमेरिकन ट्रस्ट फंड का सारा पैसा उन्हीं बैंकर्स के हाथ में दे देते हैं कि ये ले आप हमें इस डिप्रेशन से निकालें। Okay, just like 2008. Just like 2008. Even 100 years after America is still Same cycle, same cycle. So what they did, 1907 में आके उन्होंने क्या किया? 1907 के बाद जेपी मॉर्गन भागता है सारों से, और उस वक्त 4 मेन फंडर्स हैं जो पैसा देते हैं। जेपी मॉर्गन उनमें से एक है, और उनमें से दूसरा मेजर था रॉकफेलर, डेविड रॉकफेलर, okay. और उसके साथ 2 और मेजर फंडर्स, दोनों एशकेनाजीज। उस वक्त 1907 में एक इदारा बनता है, जिस इदारा जो आज तक अमेरिका की एक एक पेनी प्रिंट करता है, उसका नाम था फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व, ओके। सो फेडरल रिजर्व लोगों के जहन में है शायद कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। इट इज नॉट, इट इज अ प्राइवेट एंटिटी। ओके, इमेजिन दैट कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट हो, मलिक रियाज के हाथ में हो या मियां मंशा के हाथ में हो, स्पेसिफिक पर्सन के। बिल्कुल सेम ये सिनेरियो है। सो व्हाट हैपेंड इज, सो व्हाट इज इट लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और व्हाट? सो द स्ट्रक्चर इज इस तरह से है फेडरल रिजर्व का कि फेडरल रिजर्व इज मेड अप ऑफ 12 प्राइवेट बैंक्स, बिग बैंक्स। Damn, I'm not joking. I'm not joking. I'm not exaggerating. This is exactly what I'm telling you. Okay. फेडरल रिजर्व जो है वो 12 मेजर बैंक से बना हुआ है, प्राइवेट बैंक से, जिन्होंने सब ने मिलकर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया। दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय बैंकर्स, दे हैव डिजाइंड द स्ट्रक्चर इन अ वे। और इसका हेड कौन था? जेपी मॉर्गन। So at that time he was that's why he is known as the father of banking, founder of banking, ये वो फलाना, all of those things। और उसने खुद क्या किया, उस वक्त जो वॉल स्ट्रीट का है उसके जो तकरीबन $26 बिलियन की मार्केट थी वॉल स्ट्रीट की, और उसमें से $22 बिलियन उसका था, 22 से 23। Imagine that kind of money. So how did he at that time and how did he get that? जैसे ही उसको ये सारा अमेरिकन ट्रस्ट फंड्स का पूरा पैसा बैंकर्स के पास गया कि ये लें जी, ट्रस्ट फंड का भी पैसा आप लें, बस हमें इससे निकालें। एंड नो डाउट बिकॉज उन्होंने अपनी ही क्रिएट की प्रॉब्लम थी, तो उससे बड़ी अक्लमंदी से फिर निकाला, क्योंकि खुद ही तो क्रिएट की थी। सो दे नो द सोल्यूशन एज वेल, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ द फेडरल रिजर्व केम इनटू बीइंग। ओके, और रोजवेल्ट साहब उसको लेके आते हैं। बाय द वे, वेयर डिड दिस रोजवेल्ट फैमिली कम फ्रॉम? रोजवेल्ट जो है ये बेसिकली डच हॉलैंड से, मतलब हॉलैंड की रॉयल्टी, मतलब नॉट जस्ट रॉयल्टी, इट वाज अ डच फैमिली, वहाँ से माइग्रेट किए 16th-17th सेंचुरी में। सो And I think Teddy also studied in one of your favorite institutions. I know. As well. मैं वो just for the matter of precision मैं ये आपको एंड पे ले जाके बता दूंगा कि ये सारे ही आप, फिर उसके बाद मैंने आपको 4 स्कूलों के नाम बता दिए हैं, हार्वर्ड, कैनेडी, MIT, येल कर ले उसके अंदर तो, और पेंसिल्वेनिया भी अगर आप ऐड कर लें ना, ये 5 अगर ऐड कर लें तो आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट टू नो कि ऑल ऑफ दीज पीपल। सो अभी तो आपको आगे नजर आएगा कि वो एजेंडा फिर उन्होंने फॉर्म किस तरह किया। सो दिस वाज थियोडोर रोजवेल्ट, और इसकी भी नोन पीछे इसकी फैमिली ट्री को उसके बाद उन्होंने गायब किया हुआ है, मतलब इफ यू रियली रिसर्च तो आपको नजर आएगा। ठीक है, अब इमेजिन करें कि ये वो रोजवेल्ट आता है जो अपने इस टाइम में सारा बैंकर्स के हाथ में कंट्रोल देता है और फेडरल रिजर्व बनाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू अब 1929 आता है। व्हाट डिड हैपन इन 29? सेम, बैंकर्स speculating, creating a huge debt and crisis, again power in their hand. Okay, so
19 अब क्या किया था उन्होंने, बिकॉज 1913 से फेडरल रिजर्व बनने के बाद से उसके बाद 1929 तक फिर वही उन्होंने काम किया. सो आप बैंकर्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें. व्हेन यू आर प्लेइंग इन मनी ना, सो यू, अगर आप जो पोकर है, जो गैम्बलिंग है, उसका सबसे ज्यादा एडिक्शन क्या है? विनिंग. कि जब यू विन millions in just a matter of second, so that really boosts your ego. आपकी ego out of control हो जाती है at a certain point. That's why you keep going back and forth again back and forth, yes. And until you lose everything. Because that's how the casinos and gambling is designed. How they work. So this is the gambling which they have designed themselves. So that's what they do. And just like casino never loses, they never lose. They never does. Yeah. Actually, they get richer. They get richer after every depression. Because why? Because government comes and tell them कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ये ले और पैसे. We're gonna give you a bailout, and then you're gonna get more money, and then you're gonna get more richer. Exactly. So अब 1929 से में क्रिएट होता है. 1933 पे पीक मतलब डिप्रेशन इरा स्टार्ट है, जब अल्कोहल भी बैन हो जाती है, जब सारा कुछ. और 33 में कौन आ जाता है? रोजवेल्ट. ओके. अब आप देखें कि दोबारा से फ्रैंकलिन रोजवेल्ट आ जाता है. सो you notice the pattern. Even the families are same who are ruling America. Franklin Roosevelt was the cousin of Roosevelt, Teddy. Okay. So they are, matlab, this is what I'm trying to tell you कि these are even the same family, same royalty, same European royalties, same. अभी आप आगे चलेंगे तो ये आप देखेंगे कि और ये सारी royalties कहाँ से है. मतलब उसके बाद कौन आ जाता है? रोजवेल्ट आ जाता है. रोजवेल्ट का टाइम में देखिए आप, पूरा वर्ल्ड वॉर 2 ही ब्रिंग्स. अब उस वक्त जो बॉल्शविक रेजीम था, मतलब जिसको आपको पता है अमेरिका ने उस टाइम रशिया को वेपन्स तक दिए लैंड लीज एग्रीमेंट पे टू फाइट अगेंस्ट द जर्मन्स 1940s में. अब ये कौन इधर से सारा कुछ कर रहा था अमेरिका से? ऑल ऑफ दीज पीपल, दीज ज़ायनिस्ट एंड दीज बैंकर्स, जिन्होंने पूरा होल्ड कर लिया हुआ है, नॉट सिर्फ ऑन फाइनेंस बल्कि पॉलिटिकल भी. बिल्कुल ठीक. सो दोनों तरफ से पूरा होल्ड कर चुके हैं. अब क्या करते हैं? उस रोजवेल्ट के टाइम पे मैंने आपको बताया जितनी सारी पॉलिसीज वर्ल्ड वॉर 2 में. और अब आप नोट करें, रोजवेल्ट के टाइम पे अमेरिका का जो आर्मी चीफ है, जो मेन एलाइड फोर्सेस को हेड कर रहा है उसमें नाजी जर्मनी में, वो कौन है? उसका नाम है मोरिस रोज, जनरल मोरिस रोज. और वो कौन है? ज्यू. अब ज्यू बैठा हुआ है जर्मन्स के ऊपर. पहले इधर से ज़ायनिस्ट एक वो क्रिएट करते हैं, फिर इधर से वो करते हैं. अच्छा, अब आगे चले जाए. मोरिस रोज को उसके बाद अगला आर्मी चीफ पता कौन बनता है? मोरिस रोज के बाद ड्वाइट आइजनहावर. आइजनहावर वाज आल्सो अ ज्यू. ही वाज. अब आइजनहावर के लोगों को, मतलब आइजनहावर के जो बाप का क्या नाम था भला? डेविड जेकब आइजनहावर. ओके. उसने तो वो तो पूरा ही, उसने डेविड जेकब आइजनहावर हिमसेल्फ वाज अ ज्यू. बस उसने लास्ट अपने टाइम में सिर्फ, आई टोल्ड यू ना कि जस्ट टू शो द पीपल द शो द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका में उसने वो रेस्बिटेरियन प्रोटेस्टेंट बन गया. प्रोटेस्टेंट कैथलिक के आके वो रेस्बिटेरियन क्या है, अगर आप गौर करें तो रेस्बिटेरियंस की भी काफ़ी पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल जुदाइज्म जैसी हैं, कि वो भी इन अ वे तौहीद की प्रोपोगेशन करते हैं. ओके. कि वो थोड़ा डिफरेंट उनका, वो एक बात अलग तरफ चली जाएगी. So this is what he was practicing. Okay. So अगर आप देखें कि आइजनहावर उस टाइम पे, ड्वाइट आइजनहावर ये आर्मी चीफ बनता है. और उसके बाद जो आपकी आर्मी चीफ बनने से पहले सुप्रीम एलाइड फोर्सेस जो थी, सुप्रीम एलाइड फोर्सेस इन सारी फोर्सेस को कहते हैं. ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में ये सारी फोर्सेस जो सुप्रीम एलाइड फोर्सेस हैं, इनका कमांडर इन चीफ कौन था? ड्वाइट आइजनहावर. अब आइजनहावर इनका आर्मी चीफ था. इमेजिन इस सारे टाइम में जो जर्मनी के ऊपर जितना सारा एजेंडा, जितने सारे उनके ऊपर जो सारी हो रही है चीज़ें, डिसाइड हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो ये बंदा कर रहा है, आइजनहावर. अब इस टाइम में रोजवेल्ट के बाद इधर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चेंज हो जाता है. कौन ले आते हैं? वो किसको ले आते हैं? हैरी ट्रूमन. ओके. हैरी ट्रूमन जो है वो रोजवेल्ट के बाद प्रेसिडेंट बन जाता है. तो अब हैरी ट्रूमन कौन है? ट्रूमन नाम पता है कहाँ से निकला? ट्रू मैन, असल आदमी, असल इंसान. अच्छा, you're taking it as a little no, thing, no. true man. It came from true man, from Latvian. So it did come from literally that meaning. Really. Yes. I'm the true man. Yeah. No, that is so narcissistic. No. Listen, okay. अब जैसे these surnames ऐसे ही इवॉल्व होते थे. अब आइजनहावर का मतलब पता क्या होता है? आइजनहावर का मतलब लोहार होता है. आइजन का मतलब लोहा है, होवर का मतलब उसको मोल्ड करने वाले. जर्मन में आइजन लोहे को कहते हैं. सो आइजनहोवर जर्मन लोहार थे. सो इन जर्मन लोहारों को उन्होंने कहाँ भेजा है? पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ पपेट.
उसने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, कुछ नहीं, उसने सिर्फ फेस दिखाना आगे करना है। तो उन्होंने फेस आइजनहोवर का क्यों बनाया? इसको पहले आर्मी में भेजा, इसकी तरक्कियां करवा करवा के इसको जनरल तक लाए, फिर इसको सुप्रीम लाइट फोर्सेस का कमांडर बनाया, फिर उसके बाद उसको आर्मी चीफ बनाया। क्यों? उसकी पूरी प्रोफाइल बने, किस काम के लिए? प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए। सो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। जो मैंने आपको बताया जो सेटनिक रूल होता है वो क्या है, वो आप जायनिज्म में देख लेंगे, एलीट, एरिस्टोक्रेसी और इंपीरियलिस्ट में, कि जो सर्टेन फैमिली है आपकी, जिस फैमिली में आप पैदा हुए, जो आपकी ब्लड लाइन है, वो डिटरमिन करेगी कि आपको क्या रोल मिलेंगे। सही है। सो ये जो पॉलिटिक्स है, इसको जायनिस्ट और ये सारे बड़ी मिनिस्क्यूअल जॉब समझते हैं, स्पेशली पॉलिसी मेकिंग को वो असल चीज समझते हैं, जो पीछे बैठ के, जो आगे सिर्फ आगे फेस दिखाना है, इसको वो समझते हैं ये बड़ी मिनिमल मिनिस्क्यूअल जॉब है। तो ये करने के लिए हमें लो आईक्यू बंदा भी चल जाएगा, बुजदार भी चल जाएगा, बुजदार भी चल जाएगा, ये आपको करने के लिए लोहार भी चल जाएगा। अब देखें अमेरिका की जो बेसिकली यूएसए का हिस्ट्री और इतनी ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने और समझने की ज़रूरत पता क्यों है? ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया डिज़ाइन की है इस एलीट क्लब ने, वो पूरी दुनिया प्रॉपर एक सिस्टम के तहत अरेंज की है। अब देखें कि मैं एक जिक्र कर रहा था कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो आपको थ्रू आउट जायनिस्ट ने जो 17वीं सदी के बाद से, वो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने सिस्टम स्टडी किए, उसी के रिलेटेड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें। अब जो सिस्टम्स हैं वो क्या है? बेसिकली उन्होंने सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया कि ये सिस्टम सारे कैसे चलते हैं। अब सिस्टम जो है ये एक साइंटिफिक टर्म है। आपको पता है कि जो रिनाइसेंस के पीरियड के बाद जो यूरोप की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी यूरोपियन सिविलाइजेशन की, बेसिकली वो थी ही ये कि जो रिनाइसेंस से पहले जो दुनिया में आप अगर देखें, इसकी सबसे, अगर आपने अच्छी तरह से इसको डिटेल्ड इसका हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ना है, तो आपको विल ड्यूरेंट की जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, विल ड्यूरेंट की है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, कमाल किताब इसके ऊपर। आपको मेरा नहीं ख्याल इससे कोई बेहतर मैंने कोई बुक पढ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त। उसमें वो बताता है, उसमें विल ड्यूरेंट इसका जिक्र करता है कि जो पहले अगर आप उसको रिलीजियस टर्म में समझना चाहें, तो जो हैमाइट्स और जो सैमाइट्स की जो गवर्नमेंट्स थी, जो दुनिया पे उनका रूल था, वो कहते हैं कि उनको वो कहता है एज ऑफ फेथ, असरुल ईमान, कि जो हुकूमतें थी उनका सेंटर, उनका महवर जो था वो फेथ था, ईमान था, मजहब था, रिलीजन, अल्लाह का वो था। जो रिनाइसेंस के पीरियड के बाद से जो दुनिया का वो सेंटर, जो फोकस है, वो उन्होंने चेंज किया और वो हो गया इंसान के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। रिनाइसेंस के पीरियड के बाद पूरी तहरीकें चलाई गई हैं रिलीजियस लोगों के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ। अगर आप देखें क्रिश्चियनिटी को, तो उन्होंने जिस तरह वो प्रॉपर ख़त्म किया ज्यूज ज़ायनिस्ट ने, वो तो आप उनके लेनिन के बाद स्टालिन का सारा भी वो आप पूरी वो कैंपेन देख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका में आके उन्होंने जिस तरह क्रिश्चियनिज्म को अरोड किया, सारी उनको ख़त्म किया। तो उसके बाद आगे फिर जो सैमाइट्स की जितनी एम्पायर्स थी वो सारी, मतलब एज, उसको वो कहते हैं असरुल ईमान, एज ऑफ फेथ। तो एज ऑफ फेथ का जो गुजरा, तो अब ये नया एज आ गया, नया ज़माना आ गया। अब समझे याफिस की औलाद जो है उसने एक नया ज़माना शुरू कर दिया, वो फेथ पे बिलीव नहीं है। इसीलिए आपको नज़र आता है कि उनका सेंटर फोकस क्या है? इंसान, और इंसान की सक्सेस, उसके सारे पैरामीटर्स, उसकी सारी आइडियोलॉजी, रैशनल, उसकी हर चीज़ वो कहाँ से ड्राइव करते हैं? क्योंकि जो हमारी मोरालिटी है, जो हमारी मजहबी लोगों की, हैमाइट्स की, सैमाइट्स की, ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हम सब की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से ड्राइव हुई? रिलीजन से डेफिनेटली। इंसान के पास तो कोई मेजर नहीं था, मतलब वो ये रिलीजन से ड्राइव होके हमारे पास यहाँ तक पहुँची। तो अब जो अगली दुनिया वो बना रहे हैं, जो उन्होंने अगली दुनिया ये अब जो डिज़ाइन करना शुरू किया है, उसकी जो सारी बेसिस है मोरालिटी की, हर चीज़ की, वो पता कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? साइंस। और उसकी वजह क्या बनी कि जैसे ही उन्होंने रिनाइसेंस के बाद एक नया दुनिया को एक नई तरफ लेके गए, तो साइंस ने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। इंसानों की, हमारी इंडिविजुअल ज़िंदगी में, हमारी कौमों की ज़िंदगी में, मुआशरे में एक दुनिया को ग्लोबल विलेज उन्होंने बना दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, स्पेस में चले गए, मून पे चले गए। ये सारा कुछ साइंस ने हमारी आंखों के सामने कर दिया। ये हम बोल रहे हैं, हम वो किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन को उसने कहा, अब हमें टेक्नोलॉजी सुलाती है और टेक्नोलॉजी उठाती है। तो ये सारी जो इस हद तक इम्प्रूवमेंट, और वो सारी, और फिर दूसरी साइड पे साइमल्टेनियसली आप क्या देख रहे हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं वो सारे लड़ रहे हैं। वो उधर हेट मॉन्गरिंग भी हो रही है, उधर जंगें भी हो रही है, उधर उनके सेंटिमेंट को यूज़ भी किया जा रहा है, उनके जो लीडर्स, मजहबी लीडर, वो यूज़ कर रहे हैं। तो और वो अपनी आइडियोलॉजी कहाँ से साबित कर रहे हैं? मजहब से।
तो एक लोगों के अंदर भी जो मतलब स्पेशली एक वो तबका था लोगों का जो ज़्यादा जो एक पोर्शन था लोगों का, मिडिल क्लास आप कह लें या ऊपर वाले भी, वो तो ऊपर वाली क्लास तो शुरू से ही रिलीजन से आ रही है वो तो मानते हैं हम खुद खुदा है, उनके लिए तो यही दुनिया सब कुछ है। जो नीचे वाले थे उनके लिए भी ये उन्होंने उनकी प्रॉपर ब्रेन वॉशिंग करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस के बाद मजहबी लोगों के खिलाफ तहरीकें चली, मजहब को रिडिक्यूल किया, मजहबी फिगर्स को रिडिक्यूल किया, जीसस के ऊपर फिल्में बनाई, हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के ऊपर उन्होंने कैसी मौकरी करते हैं। आज भी क्रिश्चियन कितने आराम से हजरत ईसा अलैहि इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और उनके ऊपर वो बातें करते हैं। हम मुसलमान आज भी नहीं करते। हम आज भी हजरत ईसा हमारे लिए कितने वो एक बरगजीदा अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनके तो उन्होंने अब ये सारा जो शिफ्ट है बेसिकली पहले एक रिलीजन बेस्ड मोरालिटी, रिलीजन बेस्ड कॉन्शियस और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, उसको हटा के उसको ख़त्म करके उन्होंने थ्रू आउट 14, 15, 16, 17, 18 और अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो ओपनली उसको शेप दे दी है। वो नई दुनिया बनाई जिसमें मज़हब का कोई रोल नहीं है, मजहबी लोग दकियानूस लोग हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कंजर्वेटिव लोग हैं। अब ये और दूसरी चीज़ हमारी उनकी मोरालिटी, क्योंकि वो समझते हैं जिस साइंस ने हमें सब कुछ दिया है तो साइंस ही हमें अब मोरालिटी भी देगी, कॉन्शियस भी देगी। अगर आप इसकी एग्जांपल्स को समझना चाहें तो एक कनेडियन टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बाय द वे देयर आर मैनी एकेडमिक्स जो अब एडवोकेट करते हैं पेडोफिलिया के खिलाफ। उन्होंने उसका नाम तक चेंज कर दिया, पेडोफाइल्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया, माइनर अट्रैक्टेड। यू विल नॉट, आप ये जाके आप रिसर्च करें, लिखे माइनर अट्रैक्टेड पीपल। अच्छा, अब वो माइनर अट्रैक्टेड पीपल को अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वो प्रोफेसर आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्योंकि जो हमारी अट्रैक्शन है टूवर्ड्स अदर्स, मतलब औरत हो फीमेल जो भी है, तो वो हमारी बेसिकली ब्रेन में केमिकल रिएक्शन है। तो वो कहते हैं जो ब्रेन में वो केमिकल रिएक्शन है, जो फेरोमोन्स, डोपामीन्स या वट एवर, सेरोटोनिन, जो भी केमिकल्स ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये बिहेवियर रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो इस चीज़ पे तो आके नहीं रुकेगा कि इसकी एज कम है। जस्ट लाइक कोई भी बंदा वहाँ पे जाके मॉल के अंदर फायरिंग कर देता है तो उसको टेररिस्ट नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, लेकिन टेररिस्ट कहने से बहुत इज्तनाब किया जाता है। कह देंगे उसको, वो और तरह का कह देंगे बेसिकली, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि टेररिस्ट उन्होंने मुसलमानों के लिए खास करके मैस शूटर और समथिंग लाइक दैट, मैस मर्डर सम टर्म्स लाइक, बट नॉट टेररिस्ट। लेकिन मुसलमान बच्चा जहाँ पे दुनिया में कुछ छोटा मोटा भी कर दे, कुछ तो चीज़ भी चुक ले किस दुकान से, तो ही इज अ टेररिस्ट। एक अहमद, एक बच्चा वो जिसकी बड़ी मशहूर मीम्स भी बने थे, वो जो क्लॉक बना के लेके गया था स्कूल में, और उन्होंने मुसलमान बच्चा था, क्लॉक बनाई उसने मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट में, तो उसके ऊपर उन्होंने कर दिया कि ये बॉम्ब बना के ले आए। So this is how they have brainwashed against religious people. So अब आप देखते हैं कि बिल गेट्स की कंपनी में 2020 में माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा फेमस वाकया था। उनका चीफ प्रोग्रामिंग इंजीनियर था, मतलब वो कैफेटेरिया में बैठा हुआ खुदा के वजूद के ऊपर बहस कर रहा था किसी अपने कोलीग के साथ। तो इतना हैविली मॉनिटर्ड है कि कोलीग ने जाके बताया कि ये तो खुदा पे बहस कर रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट डे, नॉट इवन वेटिंग द आवर्स, नेक्स्ट डे ही वाज हैंडेड आउट द लेटर, यू आर फायर्ड। नहीं, वो कंपनी पॉलिसी होगी ना कि आप लोग यहाँ पे बैठ के तो रिलीजन के ऊपर बहस नहीं कर सकते। आप कैफेटेरिया में बैठा है वो, अपनी कोई रिलीजियस पॉलिसीज माइक्रोसॉफ्ट कोड के अंदर तो नहीं कर रहा, बिल्कुल कोड के अंदर तो नहीं लिख रहा कि खुदा के बगैर ये कोड नहीं चलेगा। वो तो कैफेटेरिया में बैठा अपना एक रिलीजियस व्यू दे रहा है, किसी अपनी प्राइवेट उसकी कॉन्वर्सेशन है। ये एक इंसिडेंट नहीं है। अगर कंपनी की पॉलिसी भी है तो वो क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अगली दुनिया हम बना रहे हैं उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं हो, उसमें रिलीजन जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो। अब जो कैनेडियन प्रोफेसर जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो ये आर्ग्यू करता है कि बच्चों के साथ, ये नॉट जस्ट 1-2 प्रोफेसर, ही वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उसके बाद आपको अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब तो प्रॉपर उनका इतना ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है कि आई डोंट थिंक कि आपको सिर्फ आप जाके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सारी उनके आगे से आगे चीज़ें पता चल जाएंगी। अब इसी चीज़ के ऊपर यही जो पेडोफिलिया है, अभी 4 से 6 महीने पहले बैलेंसियागा कितना बड़ा ब्रांड है, उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की चाइल्ड उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। अब वो क्या था? अब आप देख सकते हैं कि मतलब डू यू नो व्हाई दे आर बिहेविंग दैट वे टुवर्ड्स किड्स? दुनिया की आबादी भी कम करनी है, इसलिए वो बच्चों को सेक्सुअल बीइंग समझते हैं, डीपॉपुलेशन करनी। अब जरा इसको, ये जो नई दुनिया है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें कोई बंदा जो रिलीजन का जिक्र भी करेगा, आप देख लें हमारी लीड्स को देख लें, इधर हमारे लीड्स में अगर रिलीजन की आप बात कर लें जाके, many of them are agnostics। मैं तो जितना ज़्यादा मेरा कोई उठना बैठना रहा इनमें एक बड़ी देर, तो मैं जितनों को समझ पाया, बाय द वे सी दिस इज, they learn their PR, they learn how to speak to you, they learn how to give you the impression that we are very knowledgeable, we are royalty, we know everything, but actually they are not. They are not. What they are doing is, because उनका ये पूरा ऊपर connected circle है बहुत ज़्यादा, they are organized and they are dividing us, they are isolating us. देखें,
ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया कि ये चीज़ उन्होंने कहाँ से ड्राइव की, ये क्योंकि साइंटिफिक वर्ड है तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ साइंटिफिकली होगी, इवन दुनिया ये जो कंट्रोलिंग है हुकूमतों को, फाइनेंस को, इसका भी सिस्टम होगा। इस साइंस का नाम फिर रखा उन्होंने सिस्टम साइंस। सिस्टम साइंस। सो बेसिकली ये बाकायदा एक साइंस है? जी जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको कल भी जिक्र किया कि जितने जायनिस्ट, अर्ली जायनिस्ट, एलीट्स, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, एरिस्टोक्रेट्स, जितनी रॉयल्टी है, दे मास्टर दिस आर्ट, सिस्टम साइंस। अब सिस्टम साइंस पे देखें, पहले ये कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था, पहले ये एक मतलब खाली उनके लिटरेचर और उनकी चीज़ों तक था। तो वो क्या करते थे कि आपके सामने नहीं आता था। अब 1930s के बाद से ये चीज़ ज़रा ओपन होना शुरू हुई, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस शुरू होना हुई। कहाँ पे? उन्हीं के हेड में, MIT में। MIT में उन्हें, MIT से एक बंदा आता है, उसका नाम है जे फॉरेस्टर। जे फॉरेस्टर was he was a programming expert, scientist, he was a social scientist, social science researcher। और उसने सबसे पहली दफ़ा एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको उसने नाम दिया डायनामिक्स सिस्टम्स का। डायनामिक सिस्टम्स। सो अगर मैं आपको ना, अब देखें, अब आपको ना वो टर्म्स ऐसी बना के देते हैं, डायनामिक सिस्टम्स, कंपैटिबिलिटी, और ये अब आप फैंसी एग्जैक्टली अब हम क्योंकि आम आदमी के लिए ना, हमारे लिए वो हम कहते हैं अच्छा यार ये तो इनकी गेम है, पता नहीं क्या, ये तो कोई बड़ी गेम है। एवरीथिंग जस्ट लाइक आज हमारे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स कुछ एक फिलोसोफर का नाम लेते हैं तो अगला बंदा डम डाउन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, इसको तो फलाने का भी पता, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना हुआ। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मेरे साथ खुद ऐसे होता था। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मुझे बड़ा शौक था मतलब इन चीज़ों के ऊपर पढ़ने का। तो मेरे साथ एक बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी था। आई थॉट, यूज्ड टू थिंक हिम कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो उसने, नो डाउट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल, बट लेटर आई रियलाइज्ड आफ्टर 1 year कि जो वो चीज़ें बताता, जब मैंने उनको जाके डीप में रिसर्च करना शुरू किया, वो बिल्कुल उलट निकली। सो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज गिविंग मी द नेम्स एंड आइडियोलॉजीज, वो जिनसे मैं फेमिलियर नहीं था। सो जब वो मुझे देता था, एंड बाय द वे ही नेवर मेड इट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट आइडियोलॉजी। जिस भी बंदे को किसी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा ना, वो आपके लिए उसको 2 + 2 4 की तरह करके खोल के रख देगा। डेफिनेटली। जिसको नहीं पता या जो आपको नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपको घुमाता रहेगा, कॉम्प्लिकेट करता रहेगा, एक से दूसरी चीज में कॉम्प्लिकेट करता जाएगा। Let's go back to the topic. अब I keep deviating you. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सिस्टम साइंस का। देखें, अब ये जो सिस्टम साइंस है, जे फॉरेस्टर ने अब निकाला। मैं आपको ना, अच्छा मैं अब 1 मिनट आपका लेता हूँ सिर्फ, अब मैं आपको सिस्टम समझाने के लिए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हर वो चीज़ होती है जिसमें कोई एक इनपुट जाए और वो आगे आउटपुट दे। Okay. अब इसकी मिसाल आप समझें, मैंने जाके एक बटन दबाया, लाइट ऑन होगी। जो मैंने बटन दबाया है वो इनपुट है, और जो लाइट ऑन होगी वो आउटपुट है। अब इसमें क्या मुश्किल है? That's a system. That's a system. That's a very basic system. इसको कहते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज, डम्ब सिस्टम। Okay. डम्ब सिस्टम वो है जो सिर्फ इनपुट लेता है, आउटपुट दे देता है। कि मतलब बटन दबाया, लाइट ऑन होगी, डम्ब सिस्टम है। अब अगर मैं बटन दबाऊं और पीछे से वोल्टेज पूरे ना आ रहे हों और लाइट ना ऑन हो या ब्लिंक करती रहे, तो इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस। इसको कहते हैं सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ गई, इसकी वजह से लाइट से ये ऑन नहीं हो रही। ये एक इस सिस्टम को हम कहते हैं, जब वो अब डिस्टर्बेंस आ गई तो इस डिस्टर्बेंस को एक सेंसर या कंट्रोलर या कोई भी एक चीज़ इसको लेगी और वापस जाके इनपुट को बताएगी कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है, वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, इस वजह से लाइट ऑन नहीं हो रही। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम। ओके। जो फीडबैक लेके वापस दे देता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैंने मतलब, क्योंकि हमारी सारी इंजीनियरिंग बेस्ड ही सिस्टम्स के ऊपर है, तो मतलब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये इट्स अ एवरीडे प्रिंसिपल। तो इसी को उन्होंने बहुत एडवांस कर दिया। अब देखिए, इंटेलिजेंट सिस्टम क्या हुआ, जिसने फीडबैक लेके इनपुट को वापस दिया। अब इसमें आप और चीज ऐड कर दें कि अब जो फीडबैक आया, अब वो इनपुट को गया कि जी वोल्टेज कम है, तो अब वो इनपुट जो है उसको चाहिए ना कि अब वोल्टेज पूरा करने के लिए कुछ करे, तो वो आगे अब इनपुट जो है वो आगे ये इंफॉर्मेशन देगी कि अगर वोल्टेज कम हो ना तो तुम लाइट ना ऑन करो। तो इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर। तो ये एक टोटल सिस्टम है और इसका नाम है डायनेमिक सिस्टम। ओके। अब नाम से आपको लग रहा था पता नहीं क्या रॉकेट साइंस, अब देखिए मैंने आपको बताया है तो अब यू आर लाइक अच्छा है, बस ये था। समझ रहे हैं आप बात? अब ये चीज उन्होंने अप्लाई की सबसे पहले फाइनेंस पे, उसके बाद उन्होंने अप्लाई की पॉलिटिक्स पे, उसके बाद उन्होंने अप्लाई की है आप पे और मेरे ऊपर। जो आज हम दुनिया देख रहे हैं ना, ये सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया। जे फॉरेस्टर की एक बुक है डायनामिक सिस्टम्स, उसमें वो पूरा
ये बाय द वे एक फॉरेस्टर इफेक्ट भी उसी ने निकाला, वो भी फॉरेस्टर इफेक्ट के नाम से एक चीज़ है, वो भी सिस्टम्स के अंदर किस तरह मतलब उसको इंटीग्रेट करते हैं कि मतलब कैसे डिस्टर्बेंस कैसे आती है सिस्टम में, वो उसके ऊपर वो बता रहा है। जो डायनामिक सिस्टम्स हैं वो बेसिकली क्या है, अब जो हमारी मॉडर्न पॉलिटिक्स, फाइनेंस, पॉलिसी मेकिंग, स्पेशली पॉलिसी मेकिंग, ये आप इसको बड़े देखें ये चीज़ कि पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अब वो सिस्टम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, इस सिस्टम्स को बाय द वे अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लेके चले ना, तो अब इसमें एक बुक है, मतलब इसी को आगे ना बड़ा आसान करके उस मतलब बुक का नाम है सिस्टम्स एंड रेवोल्यूशन। वो बुक लिखी है डॉक्टर शिवा आयादुरै ने। ओके। उस बुक में वो पूरा अमेरिकन सिस्टम बता रहे हैं, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मतलब ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर फ्रॉम MIT। ओके। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दी ज़ायनिस्ट एंड एवरीवन, बाय द वे। उसने बुक लिखी सिस्टम एंड रेवोल्यूशन। उस बुक के अंदर उसने पूरे सिस्टम्स डिस्क्राइब कर दिए हैं, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, every little system which they are controlling and how they are developing that system. So in the light of Zionism, he Yes, have explained everything in that book. Zionism, elites, इनको वो नाम देते हैं स्वार्म का। Swarm. ठीक है, इनको वो कहते हैं ये स्वार्म है। ये जो थोड़े से लोग हैं ना, एलीट्स हैं, ये जो जायनिस्ट हैं, जैसे नॉर्मन फिंकलस्टाइन, आपको पता है नॉर्मन फिंकलस्टाइन का, ही इज अ ज्यू। Yes. और वो इज अ ज्यू हिस्टोरियन, और पिछले 40 साल से तो मुझे पता है, आई हैव टॉक्ड विद हिम, मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई, ही इज एन अमेजिंग गाय। पिछले 30-40 सालों से तो उन्होंने उनको देखा है कि वो पैलेस्टाइन के लिए लड़ रहे हैं। ही इज ए जू इन अमेरिका। अभी बेन शपीरो को पिछले दिनों उन्होंने, ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दिस वेरी ब्यूटीफुली कि किस तरह जायनिज्म ने कंट्रोल किया अमेरिका को पूरा। फिर उसके बाद एक बड़ा अच्छा एक माइकल एक राइटर था, उसने सारी इजराइल लॉबी, जो जायनिस्ट लॉबी प्लस एरिस्टोक्रेट एलीट, इस लॉबी का इन्फ्लुएंस बताया कि कैसे ये सारी लॉबी इन्फ्लुएंस कर रही है यूएसए में, कैसे इन्होंने अपनी बेसिस बनाई। ठीक है। अब मैं इसमें आपको बेसिकली सिस्टम क्या है, अब सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, कंट्रोलर, 4 कंपोनेंट। इंटेलिजेंट जो सिस्टम होता है उसकी, इसमें सिस्टम्स एंड रेवोल्यूशन में वो लिखता है कि जो इंटेलिजेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसका एक गोल होता है। जैसे डम्ब सिस्टम ने तो इनपुट ली, आउटपुट दे दी, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि बल्ब ऑन हुआ है नहीं हुआ, उसने तो बंद कर दी, वो तो डम्ब सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम क्या करेगा, उसका गोल ये होगा कि इस लाइट को इतनी देर ऑन रखना है, उसके बाद खुद बंद कर दो। ये इंटेलिजेंट सिस्टम है, क्योंकि उसको एक गोल दे दिया। गोल क्या है कि इतनी देर लाइट को बंद रखना। अब यही अप्रोच वो अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, एलीट्स, जायनिस्ट, imperialist, aristocrats, royalty, feudals, all of these idiots, evil warmongers, all of them, what they have done is they have developed a system. And when did they do that? They started from 1945. 1945 में अब वो क्या करते हैं, हैरी ट्रूमैन, मैंने आपको बताया हैरी ट्रूमैन का नाम ही अब ट्रू मैन, ही वॉज अ लैटवियन जू। लैटविया में ट्रूमैन जो था वो वर्ड ट्रू मैन से आया था। ट्रू मैन, असल आदमी, कौन? यहूदी, बाकी क्या है? गोयम। अब आप इस कॉन्सेप्ट को भी देख, ये नाम वहीं से निकला हुआ है। हैरी एस ट्रूमैन आता है, उस ट्रूमैन के अंदर 2 बड़ी मेजर चीजें होती हैं, एक है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और दूसरा डीनाजिफिकेशन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है, चले उसको बाद में ले चलते हैं। पहले उसने शुरू किया प्रोसीजर जो कि रोजवेल्ट के टाइम पे ही सारा, कौन रॉथस्चाइल्ड जो, और उसके बाद आपके एडल्सन्स, फ्रिट्ज क्रेमर, हेनरी किसिंजर, एडल्सन्स, फिशर्स, श्वाब, ऑल ऑफ दोज पीपल, ये क्या कर रहे हैं, डीनाजिफिकेशन का पूरा एजेंडा तैयार कर रहे हैं। डीनाजिफिकेशन क्या है कि अब जो जर्मन कौम है पूरी, उनकी हमने उनका दिमाग कैसे ठीक करना है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई थिंक व्हाट डीनाजिफिकेशन इज, सो दैट पीपल नो कि एक लेमैन डीनाजिफिकेशन के बारे में क्या सोचता है, देन यू कैन ऐड इनटू इट कि
अकॉर्डिंग टू मी डी नाजिफिकेशन वाज द होल प्रोसेस के जिसमें फिर उन्होंने कहा कि नाजिस ने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी, अब हमने उस ब्रेन वॉशिंग को ख़त्म करने के लिए तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करनी है, तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक डी नाजिफिकेशन, के जिसके थ्रू फिर उन्होंने उनको बताया कि भाई नाजिस पिछले 10 साल से ये कुछ कर रहे थे जिसका आम जर्मन अवाम को नहीं पता था, और ये कांड तुम लोगों के साथ ये करके चले गए हैं, तो अभी इसको दोबारा जो है ना रिवर्स करना पड़ेगा, तो तुम्हारी रिवर्स ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट, नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू मी। अब देखें कि बेसिक आइडिया ओके, दुनिया को बताने के लिए उनका बिल्कुल यही है यस, कि हम जी कौम थी, मतलब उनको नहीं बता रहे थे जर्मन्स को कि हम आगे, जर्मन्स से तो वो जंग जीते हुए थे। जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स है, मतलब वो क्या है, वो बेसिकली फौजी ट्रायल्स है, जो मर्जी सुन के जिसको मर्जी कर दो, जिसको मर्जी जो मर्जी कर दो, दड़न तख्ता सबका कर दिया इकट्ठे। अब देखें उस वक्त मैंने आपको बताया जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिकन आर्मी चीफ था वो कौन था, मोरिस रोज, ज्यू। उससे कमांड कौन लेता है, आइजनहावर, अगेन ज्यू। अब आइजनहावर की अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड आप इसका जाके देखें ना, इसके मिलिट्री कौन है जिसने इसको मेडल्स मिले हुए हैं, इसने जो सारे ऑपरेशन किए मैं पता है किस तरह के, ऑपरेशन टॉर्च अफ्रीका, जो अफ्रीकन्स को सारों को मैं आपको बता नहीं सकता, और इसके है वो जो एक नॉर्मेंडी, वो जो बैटल ऑफ नॉर्मेंडी, वो इसका इंचार्ज ये था। ये इसको बनाते हैं, मतलब रोज के बाद ये आर्मी चीफ बनता है, और आर्मी चीफ बनने से पहले ये जो सुप्रीम एलाइड फोर्सेस, मैंने आपको पहले जिक्र किया, सुप्रीम एलाइड फोर्सेस का चीफ था। सुप्रीम एलाइड फोर्सेस वो हैं जो बाद में नेटो बनी है। एलाइड फोर्सेस बिकेम द नेटो, तो मेक सेंस ऑब्वियसली, मतलब इट वाज सारा प्लानिंग वही थी। वॉर हैज नेवर स्टॉप्ड, वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब वो उन्होंने, इट्स जस्ट बिहाइंड द क्लोज्ड डोर। जब डीनाजिफिकेशन क्या था, पहले तो एक मैंने आपको बताया कि पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी वो चीज़, वॉर्स हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद अब उस टाइम पे अब इसको आइजनहावर को बनाना था आर्मी चीफ। आइजनहावर को आर्मी चीफ बनाने के लिए वापस ले आया जाता यूएसए, तो आइजनहावर की जगह अमेरिका में एक्टिंग आर्मी चीफ कह लें, या उधर नाजी जर्मनी में एक्टिंग, मतलब जो उनका अब उसकी जगह लेता है आइजनहावर की, उसका नाम था जनरल जीएसपी था जॉर्ज स्मिथ पेटोन, ओके, क्रिश्चियन फ्रॉम यूएस, मतलब प्रॉपर क्रिश्चियन फैमिली से। वो जाति पता क्या लिखता है वहां पे जाके, पेटोन की आप डायरी पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब जो आप कह रहे थे ना कि जो ऑशविट्स और ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा, वो लिखता है कि हमने आखिरी जो एक कौम बची थी ना, जो जर्मन पीपल्स थे, जो हु आर एक्चुअली गुड पीपल, वी हैव रेज्ड देम। कहता है कि हमने इतनी ज्यादती कर दी है एक कौम के साथ कि हमने एक्चुअली अब बारबेरियंस के हाथ में कंट्रोल दे दिया। इनको वो बारबेरियंस कह रहा है, ब्लड थर्स्टी बारबेरियंस। और आप पेटोन की वो निकाल के पढ़े, मतलब मैं अब वो कोई आम बंदा नहीं कह रहा, जीएसपी, जनरल जीएसपी कह रहा है, जो उनका आर्मी चीफ है, जो नाजी जर्मनी में मौजूद है, ग्राउंड पे खड़ा है, वो बता रहा है कि जो हम डी नाजिफिकेशन कर रहे हैं, हमने तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर पूरा वेस्ट जर्मनी इसके खिलाफ खड़ा हुआ, डी नाजिफिकेशन के खिलाफ। मिलियंस ऑफ जर्मन्स, मतलब उनको पकड़ के उनको जेलों में बंद किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशंस में बंद किया हुआ है, अपने एजेंडे के मुताबिक छोड़ते हैं। और अब जनरल पेटोन वोकली फिर लिखता भी है, फिर वोकली इंटरव्यूज भी देता है, सब कुछ कर रहा है इनके डी नाजिफिकेशन के खिलाफ। क्या होता है फिर उसके साथ? 3 महीने बाद मारा जाता है आर्मी चीफ आपका, बर्लिन में ही मरता है वो। अब उसको कौन मार रहे हैं, आप खुद आप फैसला करें। आगे चलें, ट्रूमैन जो है वो डी नाजिफिकेशन का पूरा एजेंडा जो है ना वो इंप्लीमेंट करवाता है। अब ट्रूमैन उनका हीरो बना हुआ है उधर यूएसए में, पूरा एजेंडा इधर इंप्लीमेंट कराता है। और एजेंडा इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सारे ज़ायनिस्ट एलीट ज्यूज, जिन्होंने पहले बोल्शविक किया, बाद में जर्मन किया। मैं कहता हूँ एक हिस्टोरियन था, आप उसको पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर स्टाइन, उसका आई थिंक नाम भूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा हिस्टोरियन था। वो इसकी पूरी अकाउंट्स लिखे हुए हैं उसने, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के पूरे अकाउंट्स। और वो मतलब यू रीड अबाउट दैट ज्यूज के साथ। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एक आज भी वो वाहिद कौम है जो अपनी 1945 की, अब आप देख रहे हैं आजकल इजराइल के इंटरव्यूज, अखबार उठा के देख लें, वो हार्वर्ड में तक में ये डिस्कशन अब कर रहे हैं कि हॉलोकास्ट नहीं हुआ था हम पे, हॉलोकास्ट नहीं हुआ था हम पे। अब यही काम शुरू हो गया ना, हर चीज पे वो आके 1945-40 का हुआ वाकया वो आज तक कह रहे।
1940 के बाद किस किस कौमों के साथ क्या क्या हुआ, उससे पीछे भी चले जाएं। जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिर गए, न्यूक्लियर बॉम्ब। ओ यस, जिंदा लोग, ये तो कह रहे हमें पकड़ के ले जाके उधर, मतलब चलो पकड़ के जब तुम्हें ले जा रहे थे। वियतनाम के साथ क्या हुआ, कंबोडिया के साथ क्या हुआ, इराक के साथ हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ विंस्टन क्या हुआ? चर्चिल ने हमारे बंगालियों के साथ क्या किया। Yes, उन्होंने yes, मतलब फैमिन क्रिएट करके, और हम में से कोई कह रहे हैं कि हमारे साथ जो आती हैं ये ब्लैक्स के साथ क्या हुआ। बिल्कुल ऐसी। ब्लैक्स तो चलो कंप्लेन कर रहे हैं ना, फिर भी हम बाकी तो नॉट इन दैट लेवल। only जितना community। इनका प्रोपेगेंडा स्ट्रांग है उतना प्रोपेगेंडा स्ट्रांग। एग्जैक्टली। अब आपको समझ लग रही है, मुझे कोई कौम बताएं हिस्ट्री में या दुनिया में जिसके साथ ज्यादतियां नहीं हुई, जिसके साथ मतलब इससे बड़ी ज्यादतियां नहीं हुई। जो स्टालिन था, उसने जो मतलब उसके टॉर्चर मेथड्स आप पढ़ें, जो उसके जेनोसाइडल मेथड्स थे, मतलब आपकी रूह हिल जाएगी। जर्मन्स तो उसके अशरे शीर नहीं आते। 2 साइडों पे ट्रैक्टर बांध के, बंदे को बांध के बीच में से चीरते थे विद स्लो स्पीड, बिल्कुल नॉट जस्ट झटके से, स्लोली, ताकि एक एक फाइबर जो है वो आपका बॉडी का फटे। एंड इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जिंदा लोगों को स्किन करना कौन कर रहे थे? जेनरिक यगोडा जैसे लोग, 1-1 मिलियन लोग उन्होंने मारा है। और उसके बाद जो याजोव जैसे लोग, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। और बाद में इन दोनों को उन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया। पता है आपको, बाद में इन्हीं के ऊपर ट्रायल कर दिया उन्होंने। जर्मन फेक डॉक्यूमेंट्स जायनिस्ट नहीं भेजे कि ये देखिए ये तो जर्मन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर फेक ट्रायल करके उनको शॉट गोली मार दी। ये क्या करते हैं, अपने टूल्स जिनको यूज कर लेते हैं, जो बाद में बोझ होते हैं, उनको फिर फारिग कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ये सारे लोग उनके टूल्स हैं बेसिकली। अब आप देखें कि ये ट्रूमैन का डॉक्ट्राइन जो है डीनाजिफिकेशन का, इसने तो मतलब 1952 तक, और ये कंप्लीट फेल हुआ, कंप्लीटली फेल हुआ। हर ने एक ने एडमिट किया। वेस्टर्न जर्मनी ने तो इसके खिलाफ ओपनली खड़े हुए। अच्छा, अब फिर क्या किया उन्होंने? ये वो टाइम है कि जब ये डीनाजिफिकेशन का प्रोसेस मतलब वो हो गया, उस टाइम पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट एक बना हुआ था, जो कि कौन सेंटिमेंट ये क्रिएट कर रहा था? जो प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द लोग हैं, सारे एडवाइजर, सारे वो क्या क्या प्रोपोगेट कर रहे थे कि एंटी कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म से हमें बहुत खतरा है। जो रशिया और ये सारा, yes, then started the communist। अब उन्होंने कम्युनिस्ट पूरा एजेंडा शुरू किया, प्रोपोगेंडा शुरू करवाया। और उसके बाद क्या किया? उस प्रोपोगेंडे की वजह से उन्होंने उससे ये ट्रूमैन ने बनाया ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है कि दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसीज, कहीं भी वायलेशंस होगी, हम जाके इंटरफेयर करेंगे। Oh yes, we'll be the daddy। अब हु इज डूइंग दैट? दिस गाय, ट्रूमैन। अब उस टाइम पे, अच्छा, अब इस टाइम पे डिसाइड होता है कि अच्छा यार, अब यूरोप तो फारिग हो गया है, तो अब यूरोप हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद सारे यूरोप के अंदर, मतलब ये सारी स्टेट्स उन्होंने बनाई हुई हैं। yes। इनके सारे लीडर, अब आगे आके मैं बताता हूँ, ये जो न्यूली मेड स्टेट्स हैं ना, ये जो सारी अब फ्रेंच, जर्मनी अब सारी वजूद में नई आ रही हैं, ईस्ट वेस्ट जर्मनी फलाना, ये सारी जो नई स्टेट्स आ रही हैं, मतलब इनके ऊपर अब वो करेंगे क्या? अच्छा, उस वक्त वो साथ ये एजेंडा अपना इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हमारे जो 45 के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कि अब हमने यूरोप कंट्रोल करना है, और अब यूरोप के ऊपर हमारी वो होनी चाहिए, और दुनिया के ऊपर हमारा ग्लोबली। इसके लिए फिर वो अपना पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। और सिस्टम का गोल क्या है? इंटेलिजेंट सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम। उसका गोल क्या है? ये इधर एलीट हैं, कितने आप उनको कह लेंगे 5,000, 10,000, 15,000। ये 15,000 एलीट हैं, और इन्होंने कंट्रोल किसको करना है? आगे गोल क्या है? 7, 6, 8 बिलियन लोग हम मैसेज। अब आप देख रहे हैं, ये गोल है सिस्टम का। एलीट्स ने कंट्रोल करना है किनको? 8 बिलियन लोगों को। दरमियान में अब उनकी आएगी इनपुट, कंट्रोलर, और फिर आउटपुट, और फिर उसके बाद डिस्टर्बेंस और फीडबैक। अब इसको खूबसूरत तरीके से सिस्टम्स एंड रेवोल्यूशन में, आप वो बुक जाके पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ ये समझ आ जाएगी। वो बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि अब सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, अब उस ज़माने में ये शुरू होते हैं कौन लोग? हेनरी किसिंजर, CIA के जो आपके जितने थिंक टैंक्स, उसके बाद फ्रिट्ज क्रेमर के जितने बच्चे हैं, फ्रिट्ज क्रेमर, जितनी आपकी एडल्सन, सिसल रोड्स। बाय द वे, ये सिसल रोड्स वही लोग हैं जो आपको पता है, ये 1860 से आगे तक ये सारा टाइम ये ब्रिटिश कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश कंपनी फॉर अफ्रीका, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी फॉर अफ्रीका, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह ये रोड जो थे, और ये जो रोडीजिया था वो इन्होंने ही डिस्कवर किया था। रोडीजिया जो बाद में जिम्बाब्वे बन गया, वो इन्होंने डिस्कवर किया, इनके नाम पे है। और जो अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनका रोल देखें, जो हार्वर्ड में एक स्कॉलरशिप है, उसका नाम है रोड स्कॉलरशिप। इस फैमिली के नाम पे ऑब्वियसली ये दे फंड दैट स्कॉलरशिप, मतलब जो भी बच्चा उसमें आता है वो फंड करते हैं। तो अब आप देखें जरा, और ये खाली इनकी नहीं है, रॉथस्चाइल्ड है, सारों की, रॉकफेलर स्कॉलरशिप्स में डिफरेंट सबकी मौजूद है। 45 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें अमेरिका के अंदर, सबसे पहले तो अपना अमेरिका कंट्रोल करेंगे ना,
फिर ही दुनिया के ऊपर जाएंगे ना। अब अमेरिका कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, पूरा एजेंडा। फिर उसके बाद उस टाइम पे वजूद में आते हैं ट्रस्ट फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, हेज फंड्स, इन सारों की प्रोग्रामिंग शुरू होती है। सबसे पहले ट्रस्ट फोर्ड ट्रस्ट जो है ना, सबसे मेन ये था 50s में। अब 53 तक रहता है ट्रूमैन 1950s में हेनरी किसिंजर जो हार्वर्ड में पढ़ा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब ये हार्वर्ड में पढ़ा रहा था, सबसे पहला हार्वर्ड में, आज भी आप देखें फिर वो शुरू करता है किसिंजर 1952 में शुरू करता है, 53 में वो उसका प्रॉपर आता उस पे हमने कर लिया हुआ सारा। उसका नाम है इंटरनेशनल सेमिनार। ओके, इंटरनेशनल सेमिनार ऑफ हार्वर्ड जो किसिंजर ने ऑर्गेनाइज किया, वो क्या था, उसमें वो सारे यूरोपियंस और जितने इन्फ्लुएंशियल बाकी अपकमिंग लीडर्स, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, उनको हार्वर्ड में बुला के वहाँ पे ट्रेनिंग रख के, ये ना सिर्फ ट्रेनिंग, उनकी प्रॉपर सर्वेलेंस होती थी। दिस वाज बिसाइड द प्रोग्राम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, द यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम, और दिस वाज द सेम प्रोग्राम? नो दिस वाज द सेम प्रोग्राम ना। ओके, हाँ, क्योंकि उसके बाद सेमिनार में जो इंटरनेशनल सेमिनार था ना जो हार्वर्ड का, उसका पर्पस ये था ना कि यंग ग्लोबल लीडर्स हमने लेके आने हैं ना। क्योंकि हुआ ये कि लोग ना नाम पे अटक जाते हैं। I was researching for that thing that the Klaus Schwab started that thing, and then Henry Kissinger. No, Klaus Schwab started that young global leader under the WEF, and then when I researched a little bit more, so basically it was the program that was the brainchild of Henry Kissinger. He introduced it in Harvard, बट अंडर अनदर नेम। तो उसके बाद फिर जाके तो उसका नाम चेंज करके क्लास शॉब ने जो है ना उसको कर दिया, उसके अंदर शामिल कर दिया WES के अंदर। तो दैट इज द सेम थिंग जो क्लॉस श्वाब की। अब मैं आपको बाद में वो इसका भी बता दूं, जो इनकी जो फैक्ट्री थी ना इनकी उस टाइम पे, जो नाजी जर्मनी में रेवंसबर्ग में लगी हुई थी, आइशर इज नाम उसका इस तरह करके है, वो बाद में पता है किसमें कन्वर्ट हो गई है? आज वो जर्मनी की AG फैक्ट्री है, जो AG जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज, जो उनकी एक मर्कल ग्रुप है, एक जो एंजेला मर्कल्स और ये सारे जिस फैमिली से आ रहे हैं, ये सारे नाजी फैमिली से हैं। एंजेला मर्कल की सारी नाजी फैमिली थी पीछे से। जो AG जो अब कितनी बड़ी कंपनी है जर्मनी की, आप देख लें उसको, उसने बाद में उसका अब नाम हो गया था सोल्जर एशरजेस AG, मतलब वो सोल्जर एक कंपनी थी जो स्वीडन की थी, उसके साथ मर्जर करके बाद में इकट्ठे करके बना लिया, क्योंकि वो कंप्रेसर बनाते थे, इस तरह की चीज़ें बनाते थे। अब ये सारे क्या, बाय द वे इट इज़ बिन वाइडली रिटन कि जो ये वाली कंपनी थी, एशरजेस कंपनी थी, ये क्या कर रही थी उस टाइम पे नाजी जर्मनी को, ये वहाँ पे इवन उनको इलेक्ट्रिक हाइड्रो पंप्स लगा के दे रही थी, जो कि ज़रूरी थे न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए। तो अगर ये जर्मनी नाजी का न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाते ना, तो इन्होंने वो हिटलर से बम फेंकवाना था बाकी दुनिया के ऊपर। तो दे डिड नॉट सक्सीड इन दैट, एंड हु वाज बिहाइंड इट? श्वाब फैमिली। ये वो लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सारा एजेंडा वो सारा कर गया, वो डिफरेंट शेप और फॉर्म में हमारे सामने आ गए। अब ये जो सारे लोग हैं, जैसे मैंने अब जॉर्ज सोरोस जो है, जॉर्ज सोरोस का आपने सुना है, मतलब नाम भी सुनते रहते हैं। ये जॉर्ज सोरोस भी वही एशकेनाज़ी, मैंने आपको बताया ही वॉज 14-15 ईयर्स ओल्ड जब वो वहाँ पे ज्यूज़ के खिलाफ पूरी कैंपेन हो रही थी, नाजिस कैंपेन कर रहे थे, वो उस कैंपेन को लीड करता था। और इससे आगे ना सिर्फ वो उनको मरवा रहा था ज्यूज़ को और उन सारों को, उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो सारा कुछ लूट रहा था अपने ही ज्यूज़ की। जॉर्ज सोरोस। और ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यू अभी इसका हुआ है 60 मिनट्स विद ऑस्ट्रेलिया, ये कोई 10-12 साल पहले, उसमें वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई फील नहीं होता, आपको नींद कैसे आती रात को कि आप उन लोगों को मरवा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी आप लेके जा रहे हैं? तो वो आगे से ऐसे बैठा हुआ हंस के कह रहा है, नो इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। जॉर्ज सोरोस की जो माँ थी ना, वो एक एशकेनाजी फैमिली से हैं, ये भी ये सारे कनेक्टेड है। श्वाब, एशकेनाजी, मतलब ये सारी वही फैमिली 300 लोगों से आई हुई, चाचे मामे के हैं। जो श्वाब है उसकी जो माँ है, मतलब ग्रैंड मदर कह लें आप, ग्रैंड मदर या मदर, मैरियन श्वाब रॉस चाइल्ड थी, वो रॉस चाइल्ड की 3rd-4th कजन है। मतलब ये अब ये सामने आया 2017 में। 18 में उन्होंने क्या कर दिया, हार्वर्ड से उन्होंने आर्टिकल निकलवा के कह दिया कि जी ही इज नॉट द फर्स्ट कजन ऑफ रॉस चाइल्ड। ये नहीं डिनाई किया कि 3rd-4th नहीं है, कहीं फर्स्ट नहीं है। ये सारे एक ही फैमिली, वही लोग हैं सारे, ये जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने, अच्छा उसके बाद जो आपके पास ना जो हेनरी, मैं जॉर्ज सोरोस का से ले लें आप, जॉर्ज सोरोस, फ्रिट्ज क्रेमर, हेनरी किसिंजर, ये सारे वो लोग हैं जो मास्टर हैं किसमें? सिस्टम साइंस में। ये वो लोग हैं जो पायनियर्स हैं एक्चुअली इसके। सिस्टम साइंस, जो सिस्टम साइंस तो हमेशा से सिस्टम से मौजूद है, हर चीज़ एक सिस्टम है।
everything is a system. This mobile phone, this microphone, everything operates on a system. Everything. ठीक है, लेकिन इन लोगों ने उसको अप्लाई करना शुरू किया कहाँ पे? पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में, जहाँ पे उसका काम होना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स। अच्छा अब देखें, एक है कि आपने मतलब ऑब्वियसली मतलब इन दी एंड तो एक सिस्टम ही बनेगा। आप समझ रहे हैं कि ये जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको अपने, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। जॉर्ज सोरोस तो मतलब इसका मतलब आप कह लें गॉड फादर है सिस्टम साइंस का। मतलब उसने एक बुक लिखी है थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी पे। थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी क्या है? बेसिकली जो फाइनेंस में, अब वही उसने पूरी किताब लिखी ना, अब समझने में आप जाएंगे तो वो कहेगा पता नहीं क्या क्या है क्या। बेसिकली वो कहते हैं कि जी ऐसे भी जो फाइनेंशियल स्पेकुलेशन और मैटर्स होते हैं, इसमें ऐसे भी अननोन फैक्टर्स मतलब अननेचुरल मतलब फैक्टर्स भी होते हैं जो आप नहीं काउंट कर सकते और इस तरह। अब बेसिकली वो काफ़ी अब उसमें आगे लंबी वो तो पूरी डिटेल उसकी पूरी बताता है। सो ये जॉर्ज सोरोस, क्रेमर, किसिंजर, ये सारे पायनियर्स हैं इन चीज़ों के। फिर जो जे फॉरेस्टर है जिसने मैंने बताया, उसने जब प्रॉपर डायनामिक सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद वो उसको कहाँ ले गए? उसके बाद वो उसको MIT में ले गए। अच्छा अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब ये अपना पूरा एजेंडा प्लान बना रहे हैं, जो हेनरी किसिंजर शुरू करता है 53 में क्या अपना इंटरनेशनल सेमिनार, जहाँ पे वो सारी दुनिया के अब किन सबसे ज़्यादा कहाँ से उसमें जो सबसे पहला सेमिनार है कहाँ से पार्टिसिपेट आए हुए हैं? इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, पूरा यूरोप ले लें, इवन सब कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ से सारे मिडल ईस्ट सब जगह से लोग, ठीक है, वो बुला के उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं कौन हमारे लिए। उनकी सर्वे, अब रिपोर्ट आई है, एक बंदे ने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी कि उनकी पूरी सर्वेलेंस हो रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम। इमेजिन, उनकी डिबेट्स होती थी। सो बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो एलीट स्कूल है ना, जो हार्वर्ड, MIT, पेंसिल्वेनिया, ऑब्वियसली अब और भी मतलब चीज़ें, लेकिन ये जो इनका मेन पर्पस है ना, स्पेशली जो हार्वर्ड, कैनेडी बिजनेस स्कूल और ये सारे इनका काम ही सिस्टम साइंस और पॉलिसी। ये एलीट सारों को हार्वर्ड की $1,00,000 से ज़्यादा फीस है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा वहाँ, वो स्कॉलरशिप उसको देते हैं जिसको वो समझते हैं कि हाँ ये हमारे उस पर। तो उधर कौन लोग पढ़ रहे हैं? वो सारी पॉलिसी डिजाइन। आप देख लें हमारे जो लीडर्स हो या कहीं के भी जो लीडर हो, वो वहाँ से ठप्पा लगवाने जाते हैं। वो ठप्पा नहीं लगवाने जाते, वो वहाँ से सिस्टम साइंस समझने जाते हैं कि हमने कैसे जो सिस्टम चलते हैं उसको मैनिपुलेट कैसे करना। सो दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग। अब इसी से आगे, अब जो ये सेमिनार शुरू होता है 53 में, वहाँ प्रेसिडेंट भी उस टाइम अमेरिका का कौन आ जाता है? आइजनहावर। ओके, द ग्रेट आइजनहावर। ये वो सारा टाइम है। अब जो इंटरनेशनल सेमिनार था उसके फंडर्स पता कौन थे? CIA। ओपन है, मतलब उनका CIA का जो मतलब कंसल्टेंट था उस टाइम पे, जो हार्वर्ड के अंदर था, उनका डिफेंस प्रोग्राम चल रहा था, जो कंसल्टेंट था उसने, और जो फंडिंग सबसे पहले दी वो कोई मेरे ख्याल कोई थी $1,00,000 और समथिंग, वो पता है किसने दी? फोर्ड ट्रस्ट ने। CIA, फोर्ड, हार्वर्ड, लाइक द हेनरी फोर्ड एंड जी, फोर्ड ट्रस्ट। ये फोर्ड, दे आर पार्ट ऑफ Zionism, they are part of the establishment. They just propagate that American dream, American muscle, oh ये वो। America is a lot like Pakistan in terms of brainwashing, in terms of nationalism, in terms of military might. So what they have done is कि बिल्कुल उसी तरह उन्होंने अमेरिका, जिस तरह हमारे पाकिस्तानियों के साथ हुआ, टोटल उनको गलत हिस्ट्री, मतलब अपनी वो भी गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको, मतलब वो गलत हमें जैसे पढ़ाई जाती है ना, हमारी जैसे इस्लामी पाक स्टडीज़ भरी हुई, वो उनकी भी ऐसी है। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नेशनलिज्म, उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं। फिर मूवीज़ में क्या दिखाते हैं? अमेरिकन जो हमवीज़ जा रही हैं, वो इस तरह बड़े बड़े अमेरिकन सोल्जर, सुपर हीरो, इतने बड़े मसल्स, वो जो ये क्या नाम है, द रॉक है, वो अमेरिकन सोल्जर हर एक में बना होता है, ऐसे आ रहा होता है। वो दुनिया को क्या दिखाते हैं कि अमेरिकन माइट, और इन रियलिटी जिस मुल्क में गए इन्होंने छितर खाए, जिस मुल्क में गए, बस ये जाते क्यों है? अपनी मिलिट्री माइट चलाने के लिए। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एसेट है, जो सबसे बड़ा एज ए गवर्नमेंट, वो क्या है? मिलिट्री। उनका कुछ और नहीं है अमेरिका का, मतलब सबसे बड़ा उनका एसेट ही उनकी मिलिट्री है। और ये किसने बनाया? यूरोपियन रॉयल्टी, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, एरिस्टोक्रेट्स, यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स, और सबसे इनके हेड जिन्होंने नई आइडियोलॉजी फॉर्म की, ज़ायनिस्ट। उन्होंने जाके अमेरिका को पूरा कंट्रोल करके कि हमने अब पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी, तो हम कैसे करेंगे? हमें एक मिलिट्री चाहिए सबसे पहले। तो मिलिट्री उन्होंने ऐसी बनाई है कि 313 बेसिस हैं अमेरिका की पूरी दुनिया में। ओह यस, आई थिंक मोर देन दैट होगी, मतलब $1,000 बिलियन बजट हो गया अभी, ऑलमोस्ट $900 बिलियन, दैट्स क्लोज टू $1 ट्रिलियन।
I mean, इमेजिन दैट। अच्छा, By the way, नेटो इसके अलावा है? जी NATO इज इसके अलावा सेपरेट देन दैट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके अलावा है, NATO And इसके that's the अलावा है। yearly budget. दैट्स ईयरली बजट ब्रदर। अब वो बजट कहाँ जा रहा है? अब आपको पता है कि अमेरिका की जो पहले, मतलब थोड़ा सा मैं साथ आपको मॉडर्न टाइम्स में कनेक्ट करता जाता हूँ, अमेरिका की कोई 90s में अमेरिका के जो थे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अमेरिका को एक फौजी की जुराबों से लेके F-35 लाइटनिंग जो उनका मोस्ट एडवांस है उस तक भी जो सप्लाई करना होता है, वो कौन करते हैं? डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। वो कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है। Even in Afghanistan, हाँ, private defense contractors. ब्लैक वाटर क्या है, मतलब ये सारी क्या है? Raytheon and all that. अब ये जो सारे प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब आप अंदाजा लगाएं, गवर्नमेंट की मिलिट्री माइट $900 बिलियन और उसको कौन दे रहा है? सारी चीजें डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। और उनको ओन कौन करते हैं? वही ज़ायनिस्ट एलीट, वही एरिस्टोक्रेट, वही सारे उनको ओन करते हैं। और वो इधर से भी पैसा बनाते हैं, इधर से वो क्या करते हैं? आर्मी भेजते हैं दुनिया में, वहां जाके सारा, और इधर से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू पैसा। पॉलिसी मेकर्स वो हैं जो उन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनीज के अंदर जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। वो अभी जो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं थोड़ा आगे जाके इन पे लेके आता हूँ। उस वक्त 90s में ना अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे को 56 के करीब। अब पता कितने रह गए 2023 में? 5। मोनोपोली। ये हर चीज़ में उन्होंने ऐसे किया, हर चीज़ में मोनोपोली बना ली। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आईफोन जो है वो 60% मार्केट है उसकी, अमेरिका की। बिल्कुल। जो ये सारे मॉडल्स जो है ना, ये कंट्रोल के, फिर उसके बाद मीडिया, उसके बाद अच्छा अब देखें कि मैंने आपको बताया ना JP मॉर्गन ने कैसे बैंकिंग सिस्टम, फिर उसके बाद फेडरल रिजर्व आ गया। फेडरल रिजर्व आ गया, बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। अब तो पेनी भी प्रिंट उन्होंने करनी है, कंट्रोल इन द हैंड ऑफ फ्यू इजी हो गया। अब आप ये देखें कि जो पेनी भी प्रिंट करनी है वो फेडरल रिजर्व ने करनी है, तो फेडरल रिजर्व के ऊपर अब चेक एंड बैलेंस है कि आप इससे ज्यादा मनी नहीं प्रिंट कर सकते। यस। तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला? गोल्ड ही खत्म कर दिया बीच में। उन्होंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करो, इसे कहते हैं फिएट स्टैंडर्ड ऑफ मनी। ये वो पॉइंट था जब उन्होंने अब क्या, ये उनके अब क्या ट्रिक हो गया कि अनलिमिटेड मनी सप्लाई ग्लिच। यस। तो कहते हैं ना कंप्यूटर में ग्लिच आ जाता है ना एक दफा, तो चलो भी अब वो चली ही जा रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, उसके पीछे से गोल्ड हटा दिया ताकि अब हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब वो आराम से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करी जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी इस टाइम कोलैप्स कर जानी चाहिए, वो नहीं कर रही। सिर्फ इस वजह से अमेरिका क्यों जंगों में जा रहा है, इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, उससे पहले यूक्रेन में क्यों जंगे लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी फ्यूम्स पे चल रही है, ऑलरेडी बर्स्ट करने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही। 32 trillion debt. It's an artificial economy. It is an artificial pumped up economy. It is an economy on steroids. बिल्कुल ऐसे। So economy on steroids. अब वो बेसिकली वो क्या किया उन्होंने, अब ये जो इंटरनेशनल सेमिनार, मैं आपको वापस कसेंजर पे लेके आता हूँ। इंटरनेशनल सेमिनार यूरोपियंस और ये प्रोड्यूस की। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब यूरोप पे अपना होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। उन लीडर्स को, उन ग्लोबल लीडर्स को बुला के इंटरनेशनल सेमिनार में ट्रेनिंग करके अपना उसके बाद लॉन्च कर दिया यूरोप में। अब आप देखें वो जवान कौन कौन से हैं, वो ऐसे माइयों के लाल हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले 1952 में एक ग्रुप बनता है, उसको कहते हैं बिल्डर्सबर्ग ग्रुप। यस। आपने बड़ा नाम सुना होगा। यस। इसका ओरिजिनल पर्पस था कि नॉर्थ अमेरिका। कब बना था? 1952 में। ओके। तो वैसे तो इसकी देखें, ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये जो जैसे बिल्डर्सबर्ग, ये इस तरह की जो अभी और भी चीज़ें आएंगी, ये वो मेन स्ट्रीम पे वो आपको बताते हैं कि इस ईयर में आया था। वो पीछे प्लानिंग तो उनकी वो कब से कर रहे होते हैं, उसकी मतलब वो चीज़ें भी कर रहे होते हैं। हमें वो एक पॉइंट पे आके बता देते हैं कि हाँ अब ठीक है इनको बताने के लिए। अब हमने इनको, वो हमें हर चीज़ जो मिलती है, जो पहुंचती है इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से, उसके पीछे उनका एजेंडा होता है।